के साथ मंगल मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल्य मंगल्यम सर्वे कल्याणिकारिकम प्रधानम सर्वे धर्माणाम जैनम जयतु शासनम। बोले पंच परमेष्टि भगवान ने की जय, पारसनाथ भगवान ने की जय, महावीर भगवान ने की जय। इसी मंगल पाठ के वाचन के साथ आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए मैं प्रशिक्षिका जी से अनुरोध करूंगा कि वह आगे के प्रशिक्षण कार्यक्रम को गति प्रदान करें। सम्मानित प्रशिक्षिका जी। धन्यवाद नीरज जी। जय जिनेंद्र सभी को। कैसे हैं आप सब? जी, सभी चैट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया शेयर करें। जी सरिता जी, जी महेश जी, जी धनंजय जी, जी मंजू जी, जी पिंकी जी, बहुत बढ़िया, आप सब बढ़िया है। अच्छा, मैंने आज आपको एक नियत कार्य दिया था कि आपने जो भी आज या कल गृह कार्य दिया है बच्चों को वो आप बताइए। तो मुझे, जी सविता जी, मुझे कोई रिस्पॉन्स ज्यादा मिला नहीं। जी विनय कुमार जी, तो अभी आज हम सबसे पहले ये करेंगे, मैं आप सबसे पूछूंगी सबसे पहले कि आप सब लोग कल के दिन में या परसों के दिन जब भी आपने पढ़ाया हो, जी मीना जी, आपने क्या गृह कार्य दिया बच्चों को? पिछले 1 2 3 दिन में जो भी आपने गृह कार्य दिया हो आप सबको बताना है, ठीक है? सबसे पहले मेरी स्क्रीन पे सरिता जी दिखाई दे रही है। सरिता जी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र मैम, हम पहली और दूसरी कक्षा को दिए थे सप्ताह का नाम याद करने के लिए, ठीक है, और 2 3 अक्षर वाले शब्द लिख कर लाने के लिए बोले थे, और हिंदी इंग्लिश राइटिंग। ठीक है, अच्छी बात है। मैं ये साथ साथ थोड़ा नोट करती हूँ ताकि मैं इसमें आपको क्या क्रिएटिविटी हो सकती है वो बता दूं, है ना? जी मैम। जी अनीता जी। जी अनीता जी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। आप बताइए गृह कार्य के बारे में कुछ जो आप देखते हैं। जी अनीता जी बताइए। मैम ये नई नई जुड़ी है तो इसको कुछ अभी नहीं पढ़ाती है। कोई बात नहीं, आप किसी टीचर के साथ में तो क्लास में जाते होंगे, तो वो टीचर ने जो होमवर्क दिया आप वो बताइए। तो हम अभी फिलहाल पढ़ाई नहीं करते। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। बेबी कुमारी जी। बेबी जी आप म्यूट है, अनम्यूट करिए अपने आप को। जी मैम, हम सम और विषम दिए थे होमवर्क में, और आका मात्रा इंग्लिश से। ठीक है, ठीक है बेबी जी, धन्यवाद। सविता कुमारी जी। जय जिनेंद्र मैम।
जय जिनेंद्र। हम तो नहीं पढ़ाते, लेकिन जैसे गिनती दिए थे याद कर, जैसे गिनती याद करने के लिए, जी और पहाड़ा। जी जी मैम। ठीक है सविता जी। अर्चना जी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। मैं पढ़ाती नहीं है, लेकिन अपनी बेटी का एग्जाम चल रहा है ना, तो उसी का हम तैयारी करवा रहे थे। तो जी उसको जो होमवर्क मिला है वो बताइए। हाँ मैम, तो उसी का तैयारी करवा रहे थे। 3 अक्षर वाले, 4 अक्षर वाले शब्द लिखने बोल रहे थे, और 51 से 100 तक अकाउंटिंग, 2 का टेबल, 3 का टेबल, ये सब सब पूरा बता रहे थे मैम। ठीक है। पिंकी कुमारी जी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। हम कल दिए थे बच्चा सबको पहाड़ा याद करने, उससे पहले गिनती दिए थे, और उससे पहले किताब पढ़ के आने बोले थे घर से। बहुत बढ़िया। मीना देवी जी। मीना जी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। अभी तो हम स्कूल में नहीं जुड़े हैं दी, कोई बात और नहीं। अभी अपना बच्चा को जो स्कूल में उसको होमवर्क देता है, उसको देखते हैं और उसको बताते हैं। बच्चा को वो स्कूल के बारे में निबंध लिखने बोला था स्कूल में। अच्छा जी। ओके ठीक है। मंजू कुमारी जी। मंजू जी आप सुन सकते हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरे जो बच्चा है उनको मिला था ये ग्रह का नाम याद करने, वो हम बताए। को बॉडी पार्ट्स का नेम मिला था, वो बताए। और जो छोटा है उसको हम दिए थे पैसे काका का घर याद करने। ठीक है। सावित्री जी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। मैम मैं क्लास 6 में पढ़ाती हूँ, और मैं बच्चों को ट्रांसलेशन पढ़ाती हूँ। ठीक है। और बच्चों को होमवर्क दिए हैं, जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, व्हाट इज योर मदर्स नेम, वेयर डू यू लिव, ये सब बोले कि इंग्लिश से जवाब देना है कल, ठीक है। मतलब सोमवार को। हाँ सही है। और वर्ड मीनिंग लिखाए हैं, बोले कि सोमवार को सुनेंगे। ठीक है। महेश जी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। क्लास 5 को अभी हिंदी में दोहा है, पाठ दोहा एकादश, उसमें तुलसीदास जी और कबीरदास जी का कुछ दोहा है। अभी वही उसी के बारे में भी एक हफ्ता से मतलब उन लोग को टास्क दे रहे हैं याद करने के लिए अर्थ के साथ। ठीक है। धनंजय कुमार जी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। मैम अभी टीचिंग तो नहीं कर रहे हैं। अच्छा जी, कोई बात नहीं धनंजय जी। जी। विनय जी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। अभी तो मैम इस माह से मैं जैसे
जैसे कोऑर्डिनेटर का काम कर रहे हैं तब से, तो मतलब स्कूल विजिट के दरमियान भी हम अन्य स्कूलों में भी जाते हैं, वहाँ भी कुछ होमवर्क देते हैं। जैसे अभी जी। हम बिरनगड्डा लास्ट दिन जो है सैटरडे मतलब फ्राइडे को जो है हम बिरनगड्डा स्कूल गए थे। वहाँ बच्चों को फिर जो है हम वही जो अपना स्कूल में बताए थे जल के बारे में ही बता रहे थे। तो जी। उनको मतलब हम लिख के आने बोले हैं कि जल के स्रोत कहाँ-कहाँ हैं, मतलब कहाँ-कहाँ से आप पानी लाते हो, या मतलब पानी के स्रोत कहाँ क्या-क्या है, वो सब लिख के लाने के लिए बोले हम। बढ़िया, ठीक है। ममता जी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। मैम आप जो वीडियो शेयर किए थे बस हम वही देखे थे। आप पढ़ाती हैं? नहीं मैम, पढ़ते हैं। पढ़ते हैं, ठीक है ममता जी। आप घर में भी किसी को बच्चे को पढ़ाने का काम कुछ आस पड़ोस या कोई ऐसा कोई नहीं है? मैम घर में नहीं, हॉस्टल में। ठीक है, कोई बात नहीं। दीपक कुमार जी। हाँ? ऊपर ला जवान, ऊपर ला। हेलो। हाँ जी। हाँ जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। सच बोले। हेलो। हाँ जी दीपक जी। बोला सच बोला या झूठ? सच। सच बोले तो शनि मतलब लास्ट सैटरडे को बृहस्पतिवार को हम क्या रहे थे, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप भरना था सब बच्चा का, उसी में बिजी थे दिन भर, ऑनलाइन भरना था सबका। अच्छा जी। इसलिए उस दिन क्लास नहीं ले पाया। कोई बात नहीं, आखिरी क्लास जब भी लिया हो तब जो होमवर्क दिया है वो बताइए। जब भी लिया हो, हफ्ते पहले भी लिया तो जो भी लास्ट में होमवर्क दिया था सिर्फ वो बताइए। पहले हम एक क्लास लिए थे, उसमें लिए थे दिस दैट का यूज ऑफ दिस स्फोट ऑन करें रही प्री क्लास के बच्चे को जी। तो उसी के बारे में दिए थे होमवर्क के, मैंने जैसे वर्ड मीनिंग दिस टू लिखा दिए थे और बोले थे कि इसे दिस और दैट लगा के अनुवाद बना के लाना है, ट्रांसलेशन बना के लाना है। जी। दैट इज ए कैट, ये सब। ठीक है दीपक जी, धन्यवाद। नीरज जी, अभी कोई रहता है जो प्रशिक्षण से और जिसने नहीं बोला है? नीरज जी। पिंकी कुमारी, सावित्री, हो गया, सावित्री जी ने भी बताया। शंभू सोरेन। शंभू जी से बात नहीं हुई है। 2 सावित्री है मैम। अच्छा ऐसा है। जी, सावित्री सिंगापुर जो ऑलरेडी ज्वाइन है, टीचर हैं। एक सावित्री जी जो 6 में पढ़ाती है, उन्होंने बताया। वो जयनगरी विद्यालय में पढ़ाती है वो। अच्छा जी। एकदम नया नियर करो, नया हेल्लूर से नियर करो। प्लीज आप लोग खुद बोल दीजिए जो भी बाकी है, ताकि थोड़ा समझ में आए। जब तक आप खुल के बोलेंगे नहीं तो मैं आप लोगों को पर्टिकुलर बता नहीं पाऊंगी, प्लीज। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र जी। सावित्री जी, क्या पूछ रही थी? होमवर्क क्या दिया है आपने? ओ होमवर्क, गृह कार्य क्या दिया है बच्चों को, जब भी पिछली क्लास पढ़ाई हो आपने? होमवर्क दिए थे ये 2 क्लास बच्चे को ये 3 अक्षरों का शब्द लिख कर लाने को कहा था। और पहला और दूसरा को, और तीसरा चौथा को दिए थे राइटिंग और प्रश्नावली बनाने के लिए। राइटिंग और प्रश्नावली बनाने के लिए। प्रश्नावली, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, मैंने आप लोगों ने जो होमवर्क दिए हैं वो लिख लिए हैं। अब हम आज का वेबिनार शुरू करते हैं। अभी हम
आप लोगों का एक सबसे पहला हमारा वेबिनार हुआ था, जब हमारा परिचय हुआ था, उस वक्त आप लोगों ने एक प्रॉब्लम अपना रखा था कि बच्चे जो है वो होमवर्क नहीं करके लाते हैं। सही है? बहुत सारे लोगों का ये कंप्लेंट था कि हम होमवर्क देते हैं लेकिन बच्चे करते नहीं है। तो अभी आज हम ये सीखेंगे कि होमवर्क देने के तरीके क्या क्या होते हैं, होमवर्क के लाभ क्या होते हैं, उसके सिद्धांत क्या होते हैं। तो हम लोग अपने आप को पहले तय करेंगे कि क्या हम उस सिद्धांतों पे खरे उतरते हैं, जो होमवर्क का तरीका है क्या हम वो तरीके से सही देते हैं। यदि हम देते हैं, उसके बाद कितने रचनात्मक तरीके हो सकते हैं कि हम बच्चों को मजबूर करें कि बच्चा होमवर्क करके लाए, वो खुशी से करके लाए। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि ये सारा करने के बाद भी प्रॉब्लम रहता है कि नहीं। तो मैं आज बहुत सारे ऐसे तरीके आपके लिए लेके आई हूँ कि बच्चे होमवर्क करके लाए। नीरज जी प्लीज स्लाइड शेयर करेंगे। जी बिल्कुल। होमवर्क यानी गृह कार्य। गृह कार्य वो होता है जो बच्चा घर पर जाकर करता है। हम जब क्लास लेते हैं, हम क्लास में बच्चों को हमने सब सीख लिया, हमने TLM सीख लिया, हमने लेसन प्लानिंग सीख लिया, हमने बहुत सारे IQ टेस्ट भी सीख लिए, हमने मेमोरी टेक्निक भी सीख ली, बहुत सारी चीजें सीख ली हमने। क्लास के अंदर क्या क्या करना है वो सब हमने कर लिया है। लेकिन जब बच्चा घर जाता है, हमसे दूर होता है, तब भी वो शिक्षा से दूर ना हो और हमारा प्रभाव उसके ऊपर रहे, उसके लिए होमवर्क होता है। होमवर्क बहुत जरूरी होता है। तो हम ये देखेंगे होमवर्क की पहले तो परिभाषा क्या है। गृह कार्य वह साधन है जो छात्रों को स्वयं अभ्यास करके सीखने के लिए अवसर प्रदान करता है। कक्षा में जो भी करता है वो हमारी निगरानी में करता है, हम जैसा बताते हैं वैसा करता है। बोर्ड पे लिखा है, कॉपी करना है, हमने पढ़ा, उसने सुना, उसने पढ़ लिया। बहुत कम ऐसा होता है कि बच्चे खुद अपनी मर्जी का कुछ स्कूल में करें। ये जो चांस मिलता है वो सिर्फ गृह कार्य में ही मिलता है। तो इसके द्वारा छात्रों को कक्षा से बाहर सीखने के अनुभव प्राप्त होते हैं। बच्चा जब कोई भी साथ ना हो, जो भी सीखा है उसको अकेले कैसे करता है, वो मौका उसको होमवर्क जब गृह कार्य देते हैं तभी मिलता है। ठीक है, जो शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। हमारी शिक्षा का उद्देश्य होता है, हम ये चाहते हैं कि हमने बच्चे को जो सिखाया है, हमने उद्देश्य बहुत सारे पढ़े थे जब लेसन प्लानिंग किया था। तो हमारे जो शिक्षा के उद्देश्य, हम ये चाहते हैं कि बच्चे को इतनी चीज समझ में आ जाए, बच्चा इतना काम कर सके। हमारे कुछ भी सिखाने के बाद हमने बहुत सारी चीजें लिखी थी कि वो ये करेगा, ये सीखेगा, ये ढूंढेगा, ये जवाब लाएगा। तो वो सारे उद्देश्य जो है उसको पूरा करने में सहायता जो है ये वो गृह कार्य करता है। ठीक है, अभी गृह कार्य हम लोगों ने देखा हुआ है जनरली, क्लास के अंदर हमने पाठ पढ़ा दिया, प्रश्न उत्तर है, या तो छोटी क्लास है तो हमने लिख दिए, या बड़ी क्लास है तो हमने बुक में टिक करवा दिए और बच्चों को बोलते हैं घर से लिख कर ले आना। ठीक है, ये सिर्फ मतलब कुछ हद तक ठीक है, लेकिन हर बच्चे के लिए जरूरी नहीं है कि ये तरीका सही हो और सब लोग इस तरीके से सीख पाए या कर पाए। और एक चीज होता है ना, एक ही एक चीज जब हमेशा चलती है तो हम उससे बड़ा मतलब उब जाते हैं। तो थोड़ा सा मतलब जो निरसता को दूर करने के लिए हमको होमवर्क में थोड़ी सी रचनात्मकता, थोड़ा सा नयापन लाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो जो तरीका है वो सिर्फ जो हमने जैसे उठा के कोई चीज दे दी, उसने रख ली, सीखने वाला काम नहीं होता है। वो सिर्फ कॉपी करके ले आते हैं बच्चे, तो वो हमको नहीं करवाना है। अब इस बारे में विवेकानंद जी ने कुछ कहा है। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे हम। इसके लिए पहले हम ये सीखेंगे कि शिक्षा क्या है। स्वामी विवेकानंद जी के हिसाब से शिक्षा केवल सूचनाओं का एकत्रीकरण मात्र नहीं है। मतलब जितनी इंफॉर्मेशन, जितनी भी जानकारी हमने सारी दे दी और बच्चे ने सारी दिमाग में भर ली, ऐसा नहीं है। ये जीवन का गहन प्रशिक्षण है। वो जो सूचना बच्चे ने ली है उसको वो अपने जीवन में कितना उपयोग कर सकता है, कितना काम में ला सकता है। यदि उस जानकारी को, जो भी उसने सीखा है, उसको वो जब अनुभव करेगा, जब वो अपने जीवन में करेगा, हकीकत में हमने उसको बताया कि दो 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 और दो चार होता है, तो जब वो पैसे गिनेगा और उसको पता है कि ये 2 रुपए हो, ये 2 रुपए 4 रुपए हो, यदि वो गिन सकता है, सीख सकता है, तो हम कह सकते हैं कि उसने शिक्षा हकीकत में ली है। लेकिन सिर्फ बोलते रहना तो वो तोते की तरह होता है, तो वो काम का नहीं है। ठीक है, अभी जो गृह कार्य होता है उसको देने के कुछ सिद्धांत होते हैं। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। गृह कार्य जो होता है हम किस तरह से देंगे, हम होमवर्क देने के लिए कौन सा विषय, मतलब
विषय मतलब हम टॉपिक जो भी हमारा है उसमें से क्या चीज हम देंगे। हमने यदि आज एक पाठ पढ़ाया है, सब में इंग्लिश में या भाषा में या गणित में कुछ भी मैंने सिखाया है, मैंने उसके जो मैंने बताया मैं बच्चों को उसमें से क्या करने के लिए दूंगी। मुझे वो अपनी जो सामग्री है उसको चूज करना है, उसका चयन करना है, ठीक है। तो उसके सिद्धांत होते हैं कुछ। सबसे पहला सिद्धांत है उपयुक्तता का सिद्धांत। उपयुक्तता का सिद्धांत मतलब हमने पाठ के अंदर जो भी चीज पढ़ी है, पाठ में बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन उसमें से हमको बच्चे को क्या चीज सिखानी है, सिर्फ उस चीज को लेकर हम बच्चे को जब उसका देते हैं कि जो पाठ का महत्वपूर्ण पक्ष है उससे रिलेटेड यदि हम होमवर्क देते हैं तो बच्चा उसको कर पाएगा। जैसे मैं बोलूं, बहुत सारे टीचर मैंने देखा ऐसा करते हैं, बच्चे बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो एसएसटी जैसा सब्जेक्ट है तो बोल दिया पूरा पाठ लिख कर ले आना। अभी उस पूरे पाठ को लिख के वो बच्चा कुछ सीखेगा नहीं, उसके दिमाग में कुछ जाने वाला नहीं है, वो सिर्फ कॉपी करके ले आएगा। तो हमको सिर्फ वही देना है कि हमको जो चाह, बहुत सारा पाठ बहुत लंबे होते हैं, बहुत सारी चीजें उसमें होती है, बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे बच्चे, लेकिन सब कुछ बच्चों के लिए जरूरी नहीं है। हमको जो मेन मेन चीज सिखानी है, तो हमको होमवर्क देते वक्त ये ध्यान रखना है कि कौन सी चीज इस पूरे पाठ में से उपयुक्त है बच्चों के लिए, हमको सिर्फ वही देना है होमवर्क, ठीक है, गृह कार्य में। उसके बाद दूसरा है अभिरुचि का सिद्धांत। अभिरुचि मतलब ऐसा काम दीजिए जिसको बच्चे खुशी से करें, उनको कुछ रुचि आए। सिर्फ कॉपी करने का दिया, कई बार हमने देखा है बच्चों को कि स्कूल से होमवर्क मिला है, बच्चा आया, बैठ के लिख डाला और खत्म कर दिया, उसको मूड नहीं है, उसको समझ नहीं आ रहा है, उसने क्या लिखा उसको नहीं पता। अभी मैं 7th स्टैंडर्ड में ऐसा हुआ, मैंने बच्चों को हमारे गुजरात के अंदर जितने भी मेले लगते हैं, है ना, उन सारे मेलों के बारे में जानकारी के लिए सबको एक एक मेला अलग अलग दिया था कि आपको इस मेले के बारे में लिखना है। जब मैंने क्लास में उनसे पूछा कि आपने इस मेले के बारे में लिखा है तो उसके बारे में बताइए। अब उन लोगों ने क्या किया था कि उसके बारे में लिखना था तो सिर्फ लिख डाला, उसकी कोई जानकारी उनके दिमाग में नहीं थी, कहीं से देखा, कॉपी किया, लिख दिया, खत्म हो गया। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मैंने उन लोगों से बोला अब मैं आपसे इससे इस रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगी, अपना होमवर्क वापस लेकर जाइए, पढ़कर उसको समझकर क्लास में आपको सबके बीच में बोलना है। तो उस होमवर्क को पहली बार देने का कोई अर्थ नहीं निकला जब वो कॉपी करके लाए। तो बच्चों को रुचि आए ऐसा, तब मैंने क्या किया, मैंने एक किताब निकाली, एक मतलब वो जो सारे मेलों के बारे में, गुजरात के मेलों के बारे में एक पत्रिका छपी थी, वो निकाली, उसमें बहुत सारे चित्र थे, बहुत सारे फोटो थे। वो पूरी पत्रिका ग्रुप में, बच्चों के ग्रुप में शेयर की, और फिर बच्चों को बोला अब आप इसमें से पढ़ के और चित्र देख के और जानकारी लेके और फिर कक्षा में आइए और मुझे सुनाइए। तो जब उनको देखने में, पढ़ने में मजा आया तो उन लोगों ने जवाब दिया। तो हमको ये देखना है कि बच्चों की रुचि किस में है, वो किस चीज को मजे से करते हैं, तो वो करना है, ठीक है। तीसरा है स्पष्टता का सिद्धांत। बच्चों को स्पष्ट होना चाहिए। आप जब होमवर्क देते हैं तो पार्ट 5 प्रश्न उत्तर, लेकिन प्रश्न उत्तर क्या करना है उनको, उनको खुद लिखना है, जो लिखे हैं वो कॉपी करना है, याद करना है। आपने क्या दिया है वो क्लियर नहीं हो रहा है। तो जब भी आप कोई भी होमवर्क देते हैं, गृह कार्य देते हैं, तो वो बच्चों को स्पष्ट होना चाहिए, उसकी भाषा सरल होनी चाहिए और मतलब बोधगम्य होना चाहिए, जो उनको कुछ सिखाए ऐसा होना चाहिए। उसके बाद है चौथा, यथार्थता का सिद्धांत। गृह कार्य ऐसा होना चाहिए, आपने प्रोजेक्ट वर्क दे दिया और प्रोजेक्ट में आप बच्चों को बोल दो रॉकेट बना के ले आओ, आपको लगता है वो बना सकते हैं? या कई बार मैंने देखा है कि बहुत छोटी क्लास होती है, उसके अंदर ऐसे होमवर्क दे देते हैं कि आप ये चिपका के ले आओ, आप वो बना के ले आओ, आप ऐसा घर, ऐसा वो बना के ले आओ। अब वो बच्चों के बस की बात नहीं होती। आप 1st स्टैंडर्ड के बच्चों को बोल दो कि आप पूरा मिट्टी का घर या पुस्ते लगा के कोई ऐसा घर का वो बना के ले आओ। हमको पता है कि वो बच्चा कैंची लेके काट नहीं सकता है कागज भी, तो वो कैसे कट करेगा और कैसे बनाएगा? तो वो काम कौन करने वाला है? उसकी मम्मी पापा। यदि हमने उसको प्रोजेक्ट दिया तो होमवर्क करेगा कौन? मम्मी पापा बच्चा से बैठ के देखेगा और उठा के ले आएगा। तो ये नहीं करना है, हमको ऐसी चीजें देनी जो बच्चा यथार्थ में खुद करे, क्योंकि वो होमवर्क बच्चे के लिए, ठीक है। उसके बाद है क्रमबद्धता का सिद्धांत। हम जो गृह कार्य दे रहे हैं उसमें हमेशा एक क्रम ऐसा बनाए रखिए, पहले जो चीज दी
हाँ जी मैम। ये शायद कोई टेक्निकल इशू आ गया होगा, हम 1 मिनट वेट करते हैं। शंभू सोरेन जी जुड़े हैं नीरज जी? हाँ, शंभू जी ज्वाइन किए थे, हम देखे थे। अब यदि लैपटॉप लेफ्ट ना हो गए। हाँ, शंभू जी जुड़े हैं, उनका वीडियो बंद है शंभू जी का। हम्म, शायद कॉल वगैरह आ गया होगा इस वजह से हम वेट करते हैं थोड़ी। आप सब सुन सकते हैं? हाँ जी मैम, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा, नेट का थोड़ा इशू है, वाईफाई बंद हो चुका है। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। आपका वीडियो ही बंद है। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, अब वीडियो बंद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्लाइड वो जारी रख रहा है। मेरी तरफ से ऑन है, शायद दिखाई नहीं दे रहा है नेट। हाँ हाँ अभी मोबाइल डेटा पे शायद कम आ रहा है। हाँ। कोई चलिए बात नहीं, मैं, आवाज सुनाई दे रही है क्लियर? हाँ आवाज आपकी बराबर आ रही है। जी मैम। जी मैम, कंटिन्यू। जी जी, तो हम लोग थे क्रमबद्धता का सिद्धांत पर। तो क्रमबद्धता का सिद्धांत ये है कि पहले सरल चीज दी जाए, उसके बाद थोड़ा कठिन, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाया जाए। ठीक है, स्तर एक के बाद एक क्रमबद्ध बढ़ाएं ताकि बच्चे उसको कर पाए। जब एक बार कर लेते हैं सरल तो आत्मविश्वास बढ़ता है, उत्साह भी बढ़ता है। तो दूसरी बार बच्चे थोड़ा कठिन भी होगा तो आसानी से कर लेंगे। उसके बाद है उद्देश्य का सिद्धांत। तो हमारा जो गृह कार्य है, जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे जो उद्देश्य हमने पहले तय किए, हमने लेसन प्लानिंग में सीखा था, तो जितने उद्देश्य हैं उनको पूरा कर सकता है कि नहीं। यदि उसमें उन उद्देश्यों को पूरा करने में हमारा गृह कार्य सहायक है तो ये सही है। ठीक है, उसके बाद है मितव्ययिता का सिद्धांत। मितव्ययिता का सिद्धांत है कि गृह का ना हो कि जिसके लिए किसी भी पालक को कुछ खर्चा करना पड़े। ठीक है, कभी भी ऐसा ऐसा ना हो कि उनको तकलीफ हो, आर्थिक रूप से बोझ बढ़ जाए। दूसरा, समय, बच्चों का समय जो है वो कम लगना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा समय बच्चे स्कूल में बिता देते हैं, स्कूल आने जाने में बच्चों का समय खराब होता है। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि प्राथमिक शाला में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको इतना होमवर्क दिया जाए कि सारे सब्जेक्ट का मिला के दिन में 1 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। माध्यमिक में जो है बच्चे उनका 2 घंटे से ज्यादा, और उच्चतर माध्यमिक जो 11वीं और 12वीं के हैं, दिन के 3 घंटे से ज्यादा उनका होमवर्क ना हो। इससे ज्यादा होमवर्क हम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ये सरकार के भी कुछ नियम बने हुए हैं, तो इनका हमको पालन करना है। तो बच्चों का होमवर्क सिर्फ इतना ही हो कि वो नियत समय में खत्म कर ले, उससे ज्यादा उनका समय ना, तो उन पर कुछ अतिरिक्त बोझ ना पड़े, ना उनको लिखने का या ऐसा ज्यादा बोझ हो कि बहुत ज्यादा समय लगा, बहुत सारा लिखना पड़ा, बच्चा लिखते लिखते थक गया, खाना भी छोड़ना पड़ा। तो इस तरह का
और बहुत सारी मेहनत लगे, कुछ ऐसा काम दे दिया कि बच्चा बहुत देर तक कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। और एक इसके बाद होता है संतुलन का सिद्धांत। एक दिन में प्राथमिक शाला में 2 विषय से ज्यादा का गृह कार्य नहीं दिया जाना चाहिए। और उसमें भी आप लोगों को ये देखना होगा, मेरे स्कूल में नियम है, बोर्ड के ऊपर एक राइट साइड जगह बनी होती है, हर पीरियड अलग अलग टीचर लेती है। तो जो टीचर आती है तो पहले होमवर्क लिखा हुआ है यदि किसी टीचर ने, तो दूसरी टीचर होमवर्क लिखने से पहले सोचेगी कि ऑलरेडी बच्चों को पहले से इतना होमवर्क मिल चुका है तो मुझे आज देना है कि नहीं। या ये हो सकता है कि टीचर का कल पीरियड नहीं आने वाला है, तो आज लिख के फिर टीचर उसमें नीचे लिख देती है कि आपको 2 दिन के बाद खत्म करके बनाए। तो हम एक दिन में बच्चों को 2 या 3 से ज्यादा विषय का होमवर्क नहीं देंगे, और उसमें भी लिखने का होमवर्क तो 2 विषय से ज्यादा नहीं होगा। तीसरा विषय यदि दिया है तो कुछ पढ़ने का दे सकते हैं, याद करने का दे सकते हैं, और यदि लिखने का दिया है तो 1 या 2 दिन का समय शिक्षक को उनको देना होगा। तो दूसरे दिन भी यदि होमवर्क लिख रहे हैं तो उसमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन पहले का एक विषय का होमवर्क बाकी है। तो इस तरह से जो बच्चों को हम गृह कार्य देते हैं, तो हम ये नियम बना के चलते हैं। हमारे स्कूल में 3 विषय से ज्यादा का एक दिन में गृह कार्य नहीं जाएगा, और ये प्राथमिक शाला का नियम होना चाहिए। तो हफ्ते में आप ये कर सकते हैं, टीचर आपस में एक दूसरे से बात कर लेते हैं कि आज मैंने होमवर्क दिया है तो आप कल देना। आज यदि विज्ञान में बहुत ज्यादा होमवर्क दिया है तो वो गणित वाले को, अंग्रेजी वाले को बोलेंगे कि आज आप होमवर्क मत देना, आप कल देना, मैं कल नहीं दूंगी, ताकि बच्चों पे अतिरिक्त बोझ ना पड़े। अभी इसके अंदर करने का तरीके में भी संतुलन है। कोई लिखने का दिया है तो दिन में सारा दे देंगे तो बच्चे उसको खत्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ये संतुलन हमको हमेशा विषयों का और समय का बना के रखना होगा। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट स्लाइड में गृह कार्य के प्रकार। गृह कार्य किस किस तरह का हो सकता है, आप क्या क्या चीज दे सकते हैं गृह कार्य में। एक होता है लिखना, जो हम लोग अक्सर देते हैं, अपने प्रश्नोत्तर दे दिए, शब्द लिखने को दे दिए, आपने जो कक्षा में करवाया उसका पुनरावर्तन करने के लिए दे दिया, किताब में से कुछ टिक करके पैराग्राफ लिखने को दे दिया, कविता कॉपी करने को दे दी। पढ़ने के लिए 2 तरीके होते हैं, एक जो हमने करवाया है वो पढ़ना है, और दूसरा हम जो पढ़ाने वाले हैं वो कर रहा है। तीसरा होता है याद करना। 1 या 2 विषय में हमने यदि लिखने का या पढ़ना दे दिया है तो हम तीसरे विषय में याद करने का किसी विषय में दे सकते हैं। याद करने का आप, जैसे हमने मेमोरी टेस्ट सीखा है, मेमोरी हमारी लिमिटेड होती है, बच्चे की कैपेसिटी होती है एक दिन में 5 से 7 प्रश्न, इससे ज्यादा कोई बच्चा याद नहीं कर सकता। 2-3 लाइन वाले 5-7, यदि आपको लगता है कि बच्चा 5वीं 6ठी 7वीं कक्षा में है और 8-10 लाइन का बड़ा सा जवाब है, तो आप ऐसे 2 ही जवाब दीजिए। आप उसको लिमिटेड कि आज इतना थोड़ा, हर रोज थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में दीजिए ताकि बच्चा उसको याद कर सके। उसके बाद है यूनिट टेस्ट की तैयारी। यदि यूनिट टेस्ट आ रहे हैं, कोई टेस्ट आ रहा है, तो उसके 2 दिन पहले आपको कोई होमवर्क नहीं देना है, आपको कोई कार्य दें, आपको सिर्फ उनको यूनिट टेस्ट की तैयारी के लिए प्रश्न बताने हैं कि आपको ये प्रश्न करना है, आज आपको ये प्रश्न याद करना है। ठीक है। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा नेट इशू चल रहा है। प्रोजेक्ट वर्क में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे जानकारी इकट्ठा करना। आप बच्चों की कक्षा के अनुसार, उनके विषय के अनुसार उनको बहुत सारे ऐसे इनोवेटिव होमवर्क दे सकते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगी कि ऐसे रचनात्मक कौन कौन से होमवर्क हो सकते हैं। इसमें चित्र इकट्ठा करना है, कोई टिकट इकट्ठा करना है, सिक्के इकट्ठा करना है, या कोई मॉडल बनाने का काम दिया, कोई वस्तुएं कि अखबार लेकर अखबार में से इतनी इतनी चीजें, इसके बारे में क्या जानकारी दी है, जैसे मौसम की जानकारी के लिए दे दिया, या फिर नजदीक के कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे घूमने या देखने लायक, या जो सॉरी नजदीक में कोई ऐतिहासिक जगह है तो उसके बारे में जानकारी
यदि न्यूज़पेपर में या कहीं आती है या किसी किताब में वगैरह में छपती है, तो आप बच्चों को बोलिए वो इकट्ठा करके लाने के लिए। या कोई जैसे बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, कोई बेकार पड़ी चीजें उनके घर में, कोई अतिरिक्त सामान है, उससे आपके पढ़ाई से रिलेटेड कुछ बनाना है मॉडल, तो वो फिर पोस्ट ऑफिस में जाकर वहां की जानकारी, टिकट की और या अंतर्देशीय पत्र और पोस्ट कार्ड वगैरह के बारे में जानकारी या उसके सैंपल लेके आना है। या बैंक में जाके डिपॉजिट स्लिप के और डिमांड ड्राफ्ट की स्लिप है और इस तरह की चीजें इकट्ठा करके बच्चों को लेकर आना है, और या ब्लैंक चेक लेकर आना है घर से। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट आप दे सकते हैं छोटे छोटे, जैसा उनका विषय है या जैसी उनकी जरूरत है उसके हिसाब से। उसके बाद होता है प्रयोग करना। प्रयोग करने के लिए आप पहली से लेके 7वीं 8वीं तक के बच्चों को बहुत सारी चीजें दे सकते हैं प्रयोग करने के लिए। बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास। अभी आपको थोड़ा सा अपने आप को रचनात्मक बनाना होगा कि आपके विषय का उपयोग घर में बच्चे कैसे करेंगे और कोई प्रयोग कैसे करेंगे। जैसे पौधे उगाना हो गया। मुझे याद है मेरे बेटे को उसकी साइंस टीचर ने फफूंद उगा के लाने को कहा था, है ना। जैसे रोटी पड़ी हुई है 2 दिन तक 3 दिन तक, तो उसके ऊपर फफूंद आ जाती है सफेद कलर की। उन्होंने कहा था कि आप जो फफूंद लेके आएंगे उसको मैं निकाल के आपको माइक्रोस्कोप में बताऊंगी। उनको साइंस में चैप्टर था 7th 8th में कि फफूंद किस तरह से उगती, कैसी दिखती है, क्या है। बोले आप घर से उगा कर लाइए, घर से रोटी 2-3 दिन तक रखे रखिए, जब उसके ऊपर सफेद सफेद आ जाए तब उसको लेकर आइए। तो मेरा बेटा, मम्मी ये रोटी का मेरा टुकड़ा मैंने टिफिन में बचाया है सुबह का, उसको रखो, मैं 2 दिन बाद लेकर जाऊं। तो इस तरह से आप ऐसे होमवर्क दीजिए कि बच्चा अपने आप उसमें, उसको पता चलता है कि फफूंद कब उगती है, कैसे उगती है। उसने सब कुछ प्रयोग खुद ही कर लिया। टीचर ने सिर्फ इतना कहा कि आप लेके आना, मैं उसी को निकाल के आपको माइक्रोस्कोप पे स्लाइड बना के दिखाऊंगी। तो उसने खुद किया, तो बच्चे समझ सकते हैं कि ये कैसे, उसकी पूरी प्रोसेस उनको समझ में आ जाएगी। ठीक है। आप उनको बोल सकते हैं कसरत करने के लिए, घर में कोई काम करने के लिए। आपने जो चीज पढ़ाई है उससे रिलेटेड कोई भी काम है तो आप बच्चों को बताइए। जैसे पानी उबलता है, तो आप उनको बोलिए कि चाय घर में बनती है तो आप मम्मी के पास में खड़े रहिए, और यदि 1 कप पानी डाला है तो वो कितने मिनट में उबलता है। यदि 2 कप चाय बन रही है तो पानी कितने मिनट में उबल रहा है। मम्मी यदि दाल के लिए पानी उबाल रही है, दाल उबल रही है, तो उसमें उबाल कितनी देर में आता है, जब वो आधा लीटर या 1 लीटर होता है। तो बच्चे समझेंगे आधा लीटर 1 लीटर माप को भी समझेंगे। बच्चे समय देखना भी समझेंगे, 10 मिनट 15 मिनट उनको पता चलता है। तो ये तीसरी चौथी 5वीं के बच्चे जिनको हम घड़ी सिखाते हैं, जिनको हम माप सिखाते हैं, भार सिखाते हैं, उनको ये चीज समझ में आएगी कि 1 कप पानी को उबलने में इतना समय लगता है। तो साइंस भी सीखेंगे, मैथ्स भी सीखेंगे, विज्ञान भी सीखेंगे कि उबलता कब है पानी। 100 डिग्री पे जाता है तब उसमें उबाल आता है। आँच कम है ज्यादा है उससे भी फर्क पड़ेगा कि कौन सी आंच पे कितनी देर में उबलता है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे काम है जो हमारी पढ़ाई से मेल खाते हैं और हम उनको ऐसे दे सकते हैं। तो ये रचनात्मकता आपको खुद को लानी पड़ेगी, अपने में आपको खुद ढूंढना पड़ेगा कि मेरे विषय के हिसाब से मैं कौन सा होमवर्क बच्चों को दे सकूं। ठीक है। उसके बाद बाजार से सामान लाने का, यदि हमने रुपया पैसा सिखाया है तो बच्चे को बोले कि आज जब आपकी मम्मी सब्जी लेने जाती है या पापा बाजार कोई दूध लेने या कोई चीज लेने जाते हैं, तो आप उनके साथ जाइए। उन्होंने कितना लिया, भाव कैसे किया, कितना भाव था, उन्होंने जो क्वांटिटी ली तो कितने रुपए दिए, कौन सा नोट दिया, कितना वापस आया, ये सारा कुछ आप लिख कर लेकर आना। उनको एक प्रोजेक्ट दे दिया तो ये चीजें बच्चे सीख सकते हैं। इस तरह के प्रयोग बच्चे खुद कर सकते हैं। बहुत बड़े प्रयोग नहीं है प्रयोग, लेकिन खुद करना, प्रयोग करना मतलब किसी चीज को खुद करना होता है। ठीक है। तो हम ये इस तरह के गृह कार्य के प्रकार होते हैं जिनको कर सकते हैं। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। अब एक गृह कार्य के लाभ, मुझे पता है आप सब जानते हैं लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़े से करके बताऊंगी। सबसे पहला है समय प्रबंधन। जब हम बच्चों को गृह कार्य देते हैं तो वो समय प्रबंधन सीखते हैं। उनके पास पता होता है कि आज उनको 10 क्वेश्चन लिखने हैं तो उनको कितनी देर में खत्म होंगे। उनके पास बहुत सारा काम होता है, घर पे खेलना भी है, उनको कहीं जाना भी है, कुछ करना है, तो वो समय कि मुझे इतने समय में इतना काम खत्म करना है, खुद सीखते हैं। हम क्लास में घंटा बजता है, हम उनको बताते हैं ये आपको इतनी देर में करना है, लेकिन वो अपने आप करना सीखते हैं। प्राथमिकता तय करना सीखते। 2 विषय का होमवर्क है तो वो सोचते हैं मुझे कौन सा पहले खत्म करना है। ठीक है। उसके बाद छात्रों की ज्ञान प्राप्ति की सूचना जो है वो शिक्षकों को मिलती है। जब बच्चे गृह कार्य करके लाते हैं और
उसको जब हम शिक्षक देखते हैं तो हमको पता चलता है कि बच्चे को कितना समझ आया और कितना नहीं आया। छात्रों को अपनी समस्या का समाधान करना सिखाता है होमवर्क। हमने उनको क्वेश्चन दे दिया, उनको नाम दे दिया, तो उसको कैसे करना है वो बच्चा खुद अपना सीखता है। छात्रों को कक्षा में पढ़ाए गए पाठ का पुनरावर्तन करने का मौका मिलता है। जो हमने सिखाया है वो फिर से रिवीजन होता है। मैंने आपको एक मेमोरी का रूल बताया था 1-7-1। कोई भी चीज है वो एक दिन बाद रिपीट करिए, 7 दिन बाद रिपीट करिए और फिर 1 दिन बाद रिपीट, तो वो हमेशा के लिए याद हो जाएगी। ठीक है। तो कक्षा में पढ़ाई गई विषय वस्तु की जानकारी मिलती है। हमने स्कूल में क्या करवाया है, होमवर्क से बच्चों को पता चलता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाइए नीरज जी। तो पालकों को भी पता चलता है, उनके माँ बाप को पता चलता है कि हमने उनको क्या सिखाया है। गृह कार्य करने से छात्रों के शिक्षण में स्वयं की जवाबदेही का बोध होता है। उनको समझ में आता है कि हम जवाबदार है, आज इतना काम दिया है, यदि नहीं करके गए तो कल हमको पनिशमेंट मिल सकती है, टीचर की डांट मिल सकती है। ठीक है। बच्चे स्वतंत्र रूप से कार्य करना सीखते हैं। उनको समझ में आता है कि खुद को कैसे काम करना है, कौन सा काम उनको कैसे करना है, क्या काम करना सीखते हैं। उनको अपनी रचनात्मकता, जब हम स्कूल में होते हैं तब हम जितना बोलते हैं बच्चे उतना ही काम करते हैं। उनका अपना जो भी रचनात्मकता है, उनकी जो मतलब एक्टिविटी होती है वो नहीं दिखाई देती है। तो वो सारी कब दिखती है, बच्चे घर से कुछ करके लाते हैं। गृह कार्य बच्चों को योजना बनाना, व्यवस्थित रहना और कार्य करना सिखाते हैं। कौन सा काम पहले उनको करना है, कौन सा काम बाद में करना है, किस तरीके से करना है, नोटबुक के अंदर कहाँ लिखना है, कैसे लाइन खींचना है, सब कुछ उनको समझ में आता है। और अपना काम खुद करना, स्वयं करना सिखाता है गृह कार्य। और उसका मूल्यांकन जब करते हैं शिक्षक तो उनको समझ में आता है कि बच्चों को कहाँ पे कठिनाई हो रही है, कहाँ पे तकलीफ आ रही है। ठीक है, अब हम उस है रचनात्मक पे। हम इस होमवर्क के अंदर सुन सकते हैं आप मुझे? हाँ जी मैम। जी, शायद सुन सकते हैं मुझे? जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है मैम। ठीक है, मैं एक बार फिर से रीज्वाइन कीजिएगा, हो सकता है ठीक से आ जाए। करती हूँ। जी आज शायद टेक्निकल इशू ज्यादा चल रहा है उनके यहाँ पे। चलिए वो ट्राई कर रही होंगी। आपको मेरी आवाज आ रही है अभी? हाँ अब आ रही है। जी। कंटिन्यू। मैं थोड़ी देर वीडियो ऑफ रखती हूँ ताकि हाँ मेरी बिल्कुल। आवाज क्लियर आप तक पहुंचे। जी जी जी। जी ठीक है, अभी हम आते हैं रचनात्मकता पे। ठीक है, अभी हमने ये सारे देख लिए
कि उसके सिद्धांत क्या होते हैं। अभी हमको पता है कि हमको क्या होमवर्क देना है, उसके प्रकार क्या है वो भी हमने देख लिए और उसके लाभ भी हमने सुन लिए। रचनात्मक गृह कार्य अभी आप कैसे करेंगे? जैसे आपने गिनती सिखाई, ठीक है, तो आप बच्चों को सिर्फ गिनती लिखने के लाने के लिए मत दीजिए। आप बच्चों को बोलिए कि आपके घर में जितनी चीजें है, आप अपने घर में किचन के अंदर कितनी बर्नियां, कितने डब्बे हैं, कितने गिलास है, कितनी थालियां हैं, कटोरी है, चम्मच है। बच्चा अपने आप घर जाके इन चीजों को गिनेगा, आपको उनको बताने की जरूरत नहीं। आप कक्षा के अंदर होते हैं तो आप उनको पत्थर रख के गिनवाते हैं, या चौक या किताबें या कुछ भी रखकर गिनवाते हैं। लेकिन जब बच्चों को आप घर पे देते हैं, आप इस तरह का काम देंगे तो बच्चे घर पर से लिख कर लाएंगे। वो आगे लिखेंगे कि गिलास तो मेरे घर में गिलास 12 है, कटोरियां तो 10 है, ठीक है। तो वो बच्चा अपने आप वो शब्द भी लिखेगा, गिनती भी करेगा और गिनकर लिख कर भी लाएगा। अभी इसी में यदि आप भाषा सिखा रहे हैं, आप संज्ञा सिखा रहे हैं, तो आप बच्चे को बोल सकते हैं कि आप घर के जो वस्तुएं हैं उनके प्रकार और उनकी जाति के हिसाब से आप उनको वर्गीकरण करिए और फिर उसके बाद उनके नाम लिखिए। अभी जैसे रसोई की चीजें हैं, तो बच्चों को अनाज के नाम लिख कर लाइए आप, ठीक है, या बर्तनों के नाम लिख कर लाइए, या घर में फर्नीचर है तो उसके नाम लिख कर लाइए कि घर में कुर्सी है, 4 कुर्सी है, 2 टेबल है, 1 पलंग है, जो भी है। तो इस तरह से क्या होता है, थोड़ा सा बच्चा तो संज्ञा भी सीख जाएगा, गिनती करना भी सीख जाएगा, नाम लिखना भी सीख जाएगा। क्या सिखा रहे हैं, आप उनको बोल सकते हैं कि घर के लोगों के सबके नाम लिखिए, आपके आस पड़ोस के लोगों के जितनों के आप नाम जानते हैं वो लिखिए, ठीक है। या आपके परिवार के लोगों के नाम लिख कर लाइए, तो वो समझ जाएगा कि संज्ञा मतलब व्यक्तियों के नाम। फिर आप कहाँ कहाँ पे आपके परिवार के लोग जाते हैं, घूमते हैं, आप जितनी जगह घूमते हैं उन सबके नाम लिखिए। तो इस तरह से आप बहुत सारी वैरायटी दे सकते हैं, उनको जगह के नाम लिखना सिखाते हैं। आपने आज तक जितने जानवर देखे उन सब जानवरों के नाम लिखो, जितने भी आपने खुद सामने देखे। तो बच्चा सारे जितने पक्षी, जितने पशु देखे सबके, तो उसको पता है कि व्यक्ति के नाम को, वस्तु के नाम को, प्राणी के नाम को, स्थान के नाम को हम संज्ञा बोलते हैं। तो ये परिभाषा जो उसको प्रैक्टिकली करके सीखेगा वो, ठीक है। उसके बाद यदि पर्यावरण के बारे में है तो उसको अपने गांव के बारे में या जिले के बारे में जानकारी दी, तो आप उसको गृह कार्य दे सकते हैं कि आपके गांव के बारे में आप वर्णन करते हुए कि आपके गांव में क्या है। तो एक पोस्ट ऑफिस है हमारे गांव में, एक बैंक है, 2 बैंक है, उस बैंक का नाम ये है, उस जगह पर ये इस तरह का मंदिर है, या इस तरह के रास्ते हैं, इस तरह का एक तालाब है, ये नदी बहती है। तो जो भी जानकारी है उस गांव के बारे में, तो बच्चा सारी जानकारी उसको जो भी समझ में आता है, तो अपने गांव के बारे में आप 10 वाक्य 15 वाक्य उसकी विशेषता बताते हुए लिख कर लाइए, ऐसे दे सकते हैं। या जिले की विशेषता क्या है, आपके जिले में कौन सा चीज, या नेचुरली कोई जो भी है आपके, कि भाई यहाँ पे कोई खदान है, या यहाँ पे गन्ना बहुत उगता है, यहाँ पे घास उगती है, जो चीज है, जो उसकी विशेषता है उसके बारे में 5 वाक्य। तो इससे क्या होगा, बच्चा अपने जिले के बारे में, अपने गांव के बारे में अपने आप जानकारी इकट्ठा करेगा। या आप ये बोल सकते हैं कि हमारे राज्य में घूमने लायक जगह के नाम लिखिए और वहां क्या क्या देखने लायक है, उन जगहों के बारे में थोड़ी सी जानकारी लिखिए। तो ये होमवर्क ऐसा होता है, ये प्रकार है कि जिसको बच्चा खुश होकर करता है। अभी जैसे मैंने उदाहरण दिया था अभी गणित के अंदर कि बच्चों को चाय बनाना है, तो उनको बोलिए आप बड़े बच्चे हैं तो खुद बना सकते हैं। तो अभी आप मिलीलीटर और लीटर में मापिए कि 1 कप में कितना मिलीलीटर आता है, और 1 कप चाय बनाना है तो कितना मिलीलीटर दूध आपने यूज किया, या कितना मिलीलीटर पानी उसमें डाला, कितने ग्राम शक्कर डाली, अंदाजन बताइए कि वो 1 किलो शक्कर इतनी होती है, यदि उसमें से इतना लिया तो ये 5 ग्राम या 10 ग्राम के बराबर होगी, या कितनी चाय पत्ती डाली। तो बच्चा जो भी स्कूल में सीखा है उसको बच्चा प्रैक्टिकली घर पे करेगा और उसको लिख कर लाएगा। उसके बाद टोटल आपने कितने ग्राम हुआ, सब कुछ मिला के कितने लीटर, और बनने के बाद कितना हुआ। तो उसको विज्ञान भी समझ में आएगा कि जब पानी उबलता है तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी, उसकी मात्रा कम हो जाती है, वो भाप बन के उड़ता है, इतना बचता है। तो बहुत सारी चीजें होती है जो इन प्रयोगों से बच्चे सीख सकते हैं। आप उनको ये भी बोल सकते हैं कि आपके घर में महीने भर में कितना, आप एक दिन में घर में कितना दूध आया, तो आप हिसाब लगाइए तो ये गुणा करेगा कि महीने भर में कितना, 30 दिन होते हैं, यदि एक दिन में आधा लीटर आता है दूध या 1 लीटर दूध आता है, तो 30 दिन में कितना लीटर दूध आता है हमारे घर में।
एक थैली की कीमत या 1 लीटर की कीमत इतनी है, तो पूरे महीने का दूध का हिसाब कितना हुआ। तो इस तरह से आप बहुत सारी चीजें हैं जो आप उनको सिखा सकते हैं या समझा सकते हैं। उसके बाद यदि विज्ञान सिखा रहे हैं आप उनको, तो रसोई में कितने प्रकार के बर्तन हैं, कौन सी धातु से बने हुए हैं, उनके हिंदी, अंग्रेजी या संस्कृत में कैसे नाम हो सकते हैं। आपने आज धातु सिखाया बच्चों को, तो अभी उस धातु के बर्तन उनके घर में कौन कौन से, बच्चा खुद ही उस धातु के बारे में सारी जानकारी कि ये धातु ऐसी होती है, इतनी जल्दी गर्म होती है, एल्यूमिनियम है तो जल्दी गर्म होता है, यदि दूसरा कोई स्टील है तो जल्दी करता है, पीतल है तो देर लगेगी गर्म होने में, एल्यूमिनियम है लेकिन वो मोटा है तला उसका तो गर्म होने में देर लगती है। तो घर में ये चीजें वो माँ से भी पूछ के सीख सकता है। तो कौन सी धातु किस तरह से रिएक्ट करती है, कहाँ पे उपयोग में लाई जाती है। यदि तांबे का लोटा है तो हम पूजा वगैरह में लेते हैं या उसको रात भर पानी भर के रख के पीते हैं। तो बहुत सारी जानकारी बच्चा अपने आप, यदि आपने उसको तांबा सिखाया है, आपने उसको एल्यूमिनियम सिखाया है और उसको होमवर्क दे दिया है कि आपके घर में कितने बर्तन और क्या चीजें हैं इस धातु की, उसका उपयोग क्या है। अभी तांबे का तार घर में कहाँ कहाँ होता है, तो जितने भी वायरिंग है सब तांबे के तार के होते हैं। तो वो बच्चा अपने आप उसको सीखेगा जब ऐसा होमवर्क देंगे। तो उसके बाद घर में अनाज कितने तरह के आपके घर में अनाज, तो उसकी एक सूची बनाइए। उसके बाद उस अनाज का रासायनिक नाम क्या होता है आप उसको लिख कर आइए। उसमें से कौन से पौष्टिक तत्व मिलते हैं उसको लिखिए। वो उत्पन्न होने की प्रक्रिया कहाँ है, कैसे होती है, वो खेतों में उगता है, कौन सी सीजन में उगता है। अभी वो एक दल है या 2 दल, जैसे वो दलहन है कि जिसके 2 टुकड़े हो जाते हैं, या गेहूं चावल की तरह एक पूरा साबुत अनाज है। तो ये सारा चीजें बच्चे खुद ढूंढेंगे, आप उनको ऐसा होमवर्क दीजिए कि वो करके लाए। ठीक है। अभी घर में सफाई करने के लिए आप उनको बोलिए कि घर में आप सफाई करिए, तो आपका घर का एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना है, और यदि आप 1 चौरस मीटर या 1 चौरस फुट में सफाई करते हैं कितना समय लगता है, तो पूरे घर की सफाई में कितना समय लगेगा। और यदि ऐसे आपको 2 कमरे 3 कमरे की सफाई करनी है, तो वो समय और जो क्षेत्रफल है मापना, वो सारा हिसाब किताब करना सीख सकता है। तो इस तरह का आप उनको होमवर्क दे सकते हैं। जब आप प्रैक्टिकली ये चीज सिखाएंगे तो समझ में आएगा। बहुत सारी बार ये होता है कि बच्चों को पता ही नहीं होता है कि जो उन्होंने सीखा है उसका उपयोग क्या है। भाषा है, यदि आपने उसको कहानी वगैरह पढ़ने के लिए बोला है, तो आप उसको बताइए कि कहानी घर से पढ़कर आनी है। उसके बाद जैसे आजकल तो मोबाइल सबके पास होते हैं, तो क्या करना है उसको कि उस कहानी को अपने आवाज में रिकॉर्ड करना है, और उसके बाद उसको टीचर को, प्रिंसिपल को, आपको किसी को भी भेजना है या अपने दोस्तों को भेजना है, उनको सुनाना है। तो बच्चा जो पढ़ा है या जो सुना है कहानी जो है, वो अपने बड़ों से भी पूछ के आप उनको कुछ अलग दे सकते हैं कि उनसे पूछ कर करिए। तो वो जो सीखा है उसको फिर से बोलना, शब्दों के उच्चारण, जो उनका धारा प्रवाह है बोलने का, तो ये सारी चीजें उसके अंदर वो कर सकता है। दूसरा होता है कि रिश्तेदारों, जैसे हम खत लिखना सिखाते हैं, पत्र लेखन सिखाते हैं, तो उनको बोलिए कि आप अपने रिश्तेदारों को पत्र लिखिए और उसके बाद उसका क्या जवाब आया उसके बारे में आप एक नोट लिखिए और बताइए। इससे क्या होगा कि बच्चा उनसे लिखना सीखेगा, पत्र कैसे लिखा जाता है, जब उसका जवाब आता है तो उसको बहुत सारे संस्कार भी मिलते हैं, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है कि हम किसी से कैसे रिश्ता बना सकते हैं और उसको कैसे हमको संभाल के रखना है और हम किस तरह से उसको बेहतर बना सकते हैं। और ये सारी चीजों को अपने शब्दों में बताना, ये भी बच्चे के लिए एक बड़ी बात होती है। तो इससे भाषा विकास होगा। इसके साथ साथ समाचार पत्र पढ़ना, समाचार पत्र में जो लेख आया है उसको संक्षिप्त में लिख कर लाना। आप समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, आपने जो विषय पढ़ा है उससे रिलेटेड कोई भी है यदि उसमें न्यूज़, तो आप बच्चों को बोलिए इसको पूरा पढ़ना है, और आप यदि इतना लंबा कॉलम पढ़ रहे हो उसको आप 4 लाइन में शॉर्ट में इस न्यूज़ को लिख कर लाइए। जैसे कोई भी खेल महोत्सव हुआ, खेल महोत्सव के बारे में जानकारी आई, जैसे अभी आपका यहाँ खेलो झारखंड हुआ था, ठीक है? तो बच्चों ने स्कूल में सब खेले, तो जो आपने खेला और जो जानकारी न्यूज़पेपर में थी, तो उसको सबको लिख कर लेकर आइए। तो ये ऐसे होमवर्क होते हैं जो बच्चे प्रैक्टिकली अच्छे से सीखते हैं। इसके बाद बड़ी कक्षा के जो बच्चे होते हैं उन लोगों को हम ये देख सकते हैं कि वो घर का बजट बनाकर आए।
उनके घर के अंदर कौन सी चीज कितनी उपयोग में लाई जाती है, किसमें कितना खर्चा होता है, अनाज का कितना खर्चा है, दूध का कितना खर्चा है, यदि घर में लाइट का बिल कितना आता है। तो इस तरह के बजट जो उनको है बनाना, तो वो उस इतनी सारी चीजों को, सारे अंकों को लिखना, उनको जोड़ना, तो वो बहुत सारे काम अपने आप सीख जाएगा। जो हम सिर्फ अंक लिख के जोड़ना सिखाते हैं वो बच्चा घर में करना सीखेगा। या बैंक अकाउंट का जो स्टेटमेंट आता है, तो उसको अध्ययन करना कि कितना डेबिट हुआ, कितना क्रेडिट हुआ, एक महीने में इतनी अमाउंट थी तो कितना इंटरेस्ट आया। हम जब बच्चों को 6 में 7 में ब्याज गिनना सिखाते हैं, ब्याज, तो वो ब्याज हकीकत में बैंक किस तरह से गिनता है, उसने कितने अमाउंट पे कितना दिया तो कितना प्रतिशत मिला ब्याज, ये गिनती बच्चा खुद अपने आप अपने घर से कर लाएगा। उसके अलावा दे सकते थे, आप विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो कि घर में मसाले जो है उसमें से कितने मसाले औषधीय हैं, आप घर से लिख कर लाइए। कौन, मम्मी से पूछिए, घर में मम्मी देती है कि सर्दी हो गई तो मम्मी ने हल्दी पिलाई है, पेट में दर्द हो रहा है तो सोडा पिलाया है, हींग दिया है। तो ये बच्चों को बताइए कि आपके घर में ऐसी कौन से मसाले जिसको मम्मी दवा की तरह उपयोग में लेती है, कितनी मात्रा में लेती, कौन सी बीमारी के लिए लेती, तो इसकी एक सूची। तो हर बच्चा घर से करके लाएगा और बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो आपको बच्चे खुद करके लाएंगे और एक बच्चे से दूसरा बच्चा करना सीखेगा। उसके बाद हम बच्चों को ये बोल सकते हैं कि आपके घर के अंदर भौतिक विज्ञान से संबंधित क्या क्या है, रसायन विज्ञान से संबंधित क्या क्या है, और जीव विज्ञान से संबंधित क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, अभी बच्चा इसके अंदर खुद बताएगा कि रसायन विज्ञान से संबंधित घर में मम्मी के किचन में बहुत सारे मसाले हैं, भौतिक विज्ञान से संबंधित हमारे घर हर कमरे में लाइट है, हर कमरे में फर्नीचर, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसमें भौतिक विज्ञान के बहुत सारे नियम लागू होते हैं। जीव विज्ञान के लिए वो बताएगा कि हम सब्जियां लाते हैं, हमारे आसपास पेड़ पौधे उगते हैं घर के अंदर, ये तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। घर में तुलसी होता है, मनी प्लांट होता है, फूलों के पौधे होते हैं, तो बच्चे बता सकते हैं घर में, स्कूल में, आसपास में, तो जीव विज्ञान से रिलेटेड क्या है, तो बच्चा खुद ही उस विषय को समझ में लग लेगा। आप यदि एसएस पढ़ा रहे हैं, सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं, तो हम मुगल कब आए, कब गए और अंग्रेज कब आए, उसकी टाइमलाइन बनाने की जगह घर पे बच्चों को होमवर्क दीजिए। हम जो समय रेखा सिखाते हैं कि आपके घर की समय रेखा बनाइए कि आपका जन्म कब, आपके पापा का जन्म कौन से साल में हुआ था, मम्मी का जन्म, दादाजी का, दादी जी का, तो वो एक समय रेखा 50-100 साल की लंबी बनाएगा बच्चा। तो घर के सारे लोगों के जन्मदिन या शादियां वो सारी रिलेटेड करके समय रेखा बनाना। तो जो समय रेखा होती है वो एसएस जो पढ़ाते हैं उनको पता होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, किराने का सामान हर एक के घर में हर महीने या हर हफ्ते जिस तरह से आप लाते हैं, बाजार के दिन जाते हैं, तो बच्चों को बताया कि जिस दिन हाट होता है, बाजार होता है, पेरेंट्स जाते हैं, तो कौन सी चीज ली, कितने की ली, सारी चीजों का हिसाब कितना हुआ, और ये चीज ली तो हर हाट के दिन लेते हैं या हर महीने में एक बार ली जाती है, तो बच्चों को इसकी सारी जानकारी होगी और उसका हिसाब लगाना और उसके रिलेटेड वो लोग सीख सकते हैं। ठीक है, कुछ गेम्स हम बच्चों को सिखा सकते हैं, खेल बनाना। देखिए, कार्ड गेम बनाना, मैंने एक कार्ड गेम बना के रखा है आप लोगों के लिए। आप लोग देख पा रहे हैं मेरा स्क्रीन? आप लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? प्लीज मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए, मेरा स्क्रीन देखता है तो मैं आपको दिखाती हूँ फिर। जी ठीक है, आप सभी चैट बॉक्स में लिखें कि मैम की स्क्रीन, मैम की विंडो आपके लिए दिख रही है। जी ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। मैंने क्या किया है, ये कार्ड लिए है, मैंने इसके ऊपर नंबर लिखे हैं 1 2 3। कोई भी बच्चा इसको आसानी से लिख सकता है। ठीक है, और उसके बाद मैंने दूसरे कार्ड सब लिए हैं और मैंने उसके बाद मैंने बहुत छोटी चीज बनाई है। जी धन्यवाद सब लोगों का, जिसको बच्चे आसानी से बना सकते हैं। अभी ये इस तरह के मैंने कार्ड बनाए हैं जिसमें नंबर, एक पे नंबर लिखे और एक पे मैंने डॉट्स बनाए उसके हिसाब से। इसके बाद क्या करना है, आप बच्चों को बोलना है ये सारे कार्ड इकट्ठे कर दीजिए। ये मैंने सिर्फ 5 बनाए हैं, बच्चे आप जितने चाहे उतने बना सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ नंबर 1 2 3 और इसके हिसाब से बनाए। आप इसमें बहुत सारे वो अलग कर सकते हैं। आप इसमें सम और विषम नंबर, आप सारे नंबर एक साथ लिख लीजिए इस तरह से, नंबर वाले, और फिर उसमें सम और विषम नंबर को बोल सकते हैं। आपको करना है बच्चों को बोलना है ये सारे कार्ड इकट्ठे कर दिए, ये सारे कार्ड इकट्ठे कर दिए,
आप इसमें से एक कार्ड उठाना है, इसमें से एक कार्ड उठाना है, और उसको जो कार्ड और जो नंबर एक जैसा है उसको पास पास रखना है और इस तरह से जोड़ियां बनाना है। ठीक है, ताश के गेम हम बहुत सारे खेलते हैं, तो इस तरह के गेम हम खिला सकते हैं। अभी इसके अंदर नंबर में सम विषम संख्या कर सकते हैं। इसके बाद आप स्क्वायर ले सकते हैं, है ना, कि 2 दूनी 4, तो एक में 2 और ऊपर 2 की घात लिखिए 2, और दूसरे में नंबर 4 लिखिए। यहाँ पे 3 की घात लिखिए 2, और यहाँ पे नंबर 9 लिखिए। यहाँ पे 4 की घात लिखिए, यहाँ पे 16 नंबर। तो 2 इस तरह के कार्ड के सेट बन सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा इनोवेटिव होके बच्चों को बताइए, और बच्चे इस तरह के खेल खेले, इस तरह के कार्ड बच्चे खेलते ही हैं सारा दिन। तो उनको जब भी खेलना है तो ऐसे खेल खेलना है, उनको नए इस तरह के खेल सिखाइए। इससे क्या होगा, बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेल के साथ साथ अपनी पढ़ाई, और पढ़ाई के साथ साथ अपना खेल, दोनों चीजों को एक साथ कर सकते हैं। आप जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक सांप सीढ़ी जैसा एक बड़ा सा सांप बना हुआ है, तो इस तरह का खेल एक बोर्ड गेम बना सकते हैं बच्चे। आप अपने विषय के हिसाब से उनको बोर्ड गेम बनाने के लिए बोल सकते हैं। इसके अंदर संख्याएं लिख सकते हैं, इसके अंदर अक्षर लिख सकते हैं। आपका जो विषय है उसके हिसाब से आप बहुत सारे नए तरीके ढूंढ सकते हैं, है ना। इसके अंदर आप स्क्वायर और ये लिख सकते हैं, और भाज्य अभाज्य संख्याएं लिख सकते हैं, और उसके बाद कौन किस पे चलेगा। आपके अपने नियम बन सकते हैं जो आपने लिखा है उसके अनुसार, कि इस अक्षर पे पहुंचेंगे, ये आया तो 2 आया तो इस 2 घर कूदेंगे, वहां पे जो अक्षर आया या जो नंबर आया उतना आपका स्कोर हुआ, उसको गिनते जाए आगे। तो बहुत सारे ऐसे गेम हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है जो आप बच्चों को करवा सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे आप दे सकते हैं, जैसे चिड़िया का घर बनाना, थोड़ा सा क्रिएटिव हो जाता है, या कोई भी काल्पनिक चित्र मतलब चरित्र होता है उसका पपेट बनाना। जो मोजे होते हैं ना बच्चों के पुराने, वो मोजे आराम से हाथ में जाते हैं, उस मोजे के आगे की तरफ 2 आंखें और चेहरा, थोड़ा सा कान, उसमें रुई भर के कान करके आप उसके पपेट बना सकते हैं, हैंड पपेट। तो इस तरह के आप बच्चों को सिखा सकते हैं, जो बहुत आसान काम है लेकिन बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा जैसे जो चीजें घर में वेस्ट है, कूड़ा है, बॉटल है या कुछ है जो फेंकने की चीजें, उनको कुछ क्रिएटिव कुछ बनाकर लेकर आना बच्चों को स्कूल में। तो आप उसके लिए ऐसे बहुत सारे दे सकते हैं। अब मैं आती हूँ आप लोगों के उस पे, आप लोगों ने जो होमवर्क दिए थे उसमें मैं क्या कर सकती हूँ, अभी जो आपने मुझे बताया था। जैसे सरिता जी ने बताया था कि 2 या 3 अक्षर वाले शब्द आपने दिए। आप सरिता जी ये कर सकती हैं कि बच्चों को बोलिए आपके घर के अंदर जितनी चीजें हैं उनको देखिए, और उसमें जिसका नाम 2 या 3 अक्षर में आता है, जैसे तकिया है, गिलास है ना, मटका है, तो उन चीजों के आपके घर में जो चीजें आपको नजर के सामने दिखती है उसमें 2 और 3 शब्द वाले, 2-3 लोगों ने ये बताया है। अर्चना जी ने भी बताया था कि 2-3 अक्षर वाले शब्द हैं, और सावित्री जी सिंहपुर ने, उन्होंने भी बताया था। तो आप इस तरह से थोड़ा सा क्रिएटिव होके बोल सकते हैं बच्चों को, या अपनी कॉलोनी में उनको बोलिए आप स्कूल से घर तक जाते हैं तो रास्ते में जो चीजें आती है उनके शब्दों के नाम, जो तो 2 या 3 अक्षर के शब्द हैं जिसको आप लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, बच्चा नए शब्द सीखेगा बहुत सारे, और जो नया शब्द है उसको कैसे लिखना वो भी सीखेगा। यदि उसने कोई चीज देख ली लेकिन उसको लिखना नहीं आता है, तो दूसरे दिन आके बच्चा आपसे बोलेगा कि मुझे शब्द पता है, ये मुझे लिखना है, कैसे लिखना है आपको सिखाइए। ठीक है। उसके बाद बेबी कुमारी जी, आपने बताया कि सम विषम संख्या, उसके लिए तो मैंने 1-2 आपको उदाहरण दे दिए। तो उनको आप ये एक होमवर्क दे सकते हैं कि आपके घर में कौन सी चीजें या आपके शरीर के अंगों में कौन से अंग है जो सम संख्या में है, और कौन से अंग है जो विषम संख्या में है। तो आंखें हमारी सम संख्या में, कान हमारे सम संख्या में है, एक हाथ की उंगलियां यदि सिर्फ हम एक हाथ का लें तो वो विषम संख्या है, दोनों हाथ की उंगलियां हम गिनते हैं तो वो सम संख्या है। तो आप इस तरह के इनोवेटिव होमवर्क दे सकते हैं। आप उनको बोलिए कि शरीर के अंगों में कौन कौन से अंग है जो सम है और विषम है, आपके घर में कौन सी चीजें हैं जो सम संख्या में या विषम संख्या में, उसको लिख कर लाइए। तो थोड़ा सा आप क्रिएटिव इस तरह से हो सकते हैं। ठीक है। अभी आ की मात्रा के शब्द लिखवाने, तो आप बताइए कि सब्जियां जो है हमारी, कौन कौन सी सब्जी है जो आ की मात्रा से होती है, कौन कौन से फल है जिसमें आ की मात्रा है वाले शब्द आते हैं, सिर्फ वो सारे फलों के नाम। तो ये इस तरह से आप थोड़ा सा चेंज करके होमवर्क, तो क्या होगा, सबका होमवर्क अलग अलग होगा, सब लोग एक चीज नहीं कॉपी करेंगे। इसके अलावा गिनती के लिए मैंने आपको बताया कि घर में कितनी चीजें, आप बच्चों को बोल सकते हैं आप जब स्कूल से घर तक जाते हैं तो रास्ते में कितने पेड़ आते हैं, या नीम के कितने पेड़ आते हैं,
जो भी आपके वहां पे जो चीज ज्यादा है, या होर्डिंग बोर्ड्स देखने को मिलते हैं, या कोई दुकान है, या कोई डेयरी है, या मंदिर है, तो आप उनको गिनती के लिए बोल सकते हैं जिसमें गिनती ज्यादा आती है। आप अपने वातावरण, अपनी परिस्थिति के हिसाब से बच्चों को थोड़ा सा इनोवेटिव होमवर्क दे सकते हैं। ठीक है। अभी पिंकी जी आपने बताया कि कहानी, आपने बच्चों को किताब पढ़ने का होमवर्क दिया था। अभी इस होमवर्क को चेक कैसे करेंगे आप? तो आप बच्चों को बताइए कि कुछ कहानियां, कुछ किताबें, कुछ पढ़कर खुद लाइए, और उसके बाद उसमें से आपको कौन सी चीज अच्छी लगी, या किस चीज के बारे में आप खुद कहानी बना सकते हैं, या उस कहानी में कहीं आधी कहानी को छोड़ के आप अपने हिसाब से इसको क्या अंत देंगे, आप खुद लिखते तो इस कहानी को एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आगे कैसे बढ़ाते। तो यहाँ आप बच्चों की रचनात्मकता की, वो खुद उन्होंने पढ़ लिया है कि उस कहानी में ऐसा हुआ था, लेकिन आपके हिसाब से क्या ये अंत सही है, तो अब आप अपनी कहानी इसके आगे बताइए। तो बच्चों ने जो पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, इन्होंने ये पढ़ा है, अंत उनको समझ में आया और उन्होंने अपना बदला है। तो आप इस तरह से थोड़ा सा उसको क्रिएटिव कर सकते हैं। उसके बाद सावित्री जी जयनगर आपने बताया था कि आप ट्रांसलेशन देते हैं, मतलब माई सेल्फ वाले, व्हाट इज योर नेम, और इस तरह से आप उन बच्चों को बोल सकते हैं कि आप अपने घर वालों से ये प्रश्न पूछिए, तो आपके घर वाले क्या उत्तर देंगे। बच्चा अपने नाम का तो स्पेलिंग जानता है ना, अपने बारे में जानता है, लेकिन आप वो अपना बच्चे अपने पिताजी से पूछेंगे तो पिताजी क्या जवाब देंगे, तो उनके जवाब लिखे, तो उसके दादाजी का नाम उसके पिताजी के नाम की जगह पर आएगा जब पिताजी बोलेंगे। तो वहां चेंज करके बच्चा ट्रांसलेशन में चेंज खुद करेगा। समझ रहे हैं आप? हम अपना तो खुद का कर लेते हैं, लेकिन किसी और की जगह पे करना हो तो हमको अपना दिमाग लगाना है। आप बच्चे को बोलिए कि आपके पिताजी से जब आपने ये प्रश्न पूछे कि आपका नाम क्या और आपके पिताजी का नाम क्या है, तो उनके पिताजी उसके बच्चे के दादाजी का नाम बताएंगे, तो बच्चा वो सेंटेंस फिर अलग करके लिखेगा। तो वहां थोड़ा सा आप वेरिएशन ला सकते हैं, थोड़ा सा बदलाव उसमें हो सकता है। ठीक है। अ, उसके बाद महेश जी ने बताया कि तुलसी और कबीरदास के दोहे वगैरह याद करने को दिए। तो आप बच्चों को ये बता सकते हैं कि ये दोहे आपने इसके अलावा कहाँ सुने हैं, या आप परिवार में भी कोई बड़ा है जिन्होंने कबीर या उसके दोहे सुने, तो आपके किताब के अंदर तो शायद 3-4 दोहे होंगे, लेकिन उनके ढेर सारे दोहे हैं। तो घर में यदि किसी ने ऐसे किसी और के दोहे, रहीम के दोहे या किसी के सुने, तो उनसे कोई दोहा सीख कर, पूछ कर लेकर आइए, लिख कर लेकर आइए। तो एक थोड़ा सा वेरिएशन आपको मिल जाएगा, बच्चा कुछ नया करके, क्योंकि सारी क्लास में बच्चे ने यदि खुद ने कुछ नया किया है तो बड़े उत्साह से बताएगा, और तो वो जरूर करके लाएगा कि वो अपने आप को अलग दिखाना चाहेगा। ठीक है। विनय जी आपने जल स्रोतों के बारे में शायद बच्चों को सिखाया था। आपने बहुत अच्छा होमवर्क दिया कि वो कहाँ कहाँ से लेके आते हैं, कैसे। तो आप उनको ये होमवर्क दे सकते हैं कि जानकारी लेने के लिए कि आपके जो भी शहर है या गांव है उसके आसपास कौन से जल स्रोत है। इसके अलावा यदि आप अपने राज्य से दूसरे राज्य में जाते तो उस राज्य में जल स्रोतों की क्या स्थिति है। जैसे मैं जब बच्चों को पढ़ाती हूँ, उनको बताती हूँ कि इजराइल के बारे में। इजराइल आप सबको पता होगा एक ऐसी जगह की जहाँ पे पूरी जमीन में पानी का कोई स्रोत ही नहीं है। वो पानी की बहुत ज्यादा तंगी को महसूस करते हैं, और इजराइल के आसपास के जो देश है, उनके पड़ोसी देश, वो सारे उनके दुश्मन देश हैं। उन परिस्थितियों में भी इजराइल के लोग, इसीलिए उन्होंने टपक सिंचाई पद्धति का उपयोग किया। वो लोग बहुत कम पानी उपयोग में लाते हैं, और उसके बाद भी इजराइल बहुत ही संतुष्ट और बहुत ही मतलब फलता फूलता देश है, क्योंकि वहां के लोग जो हैं वो बहुत सारे ऐसे तरीके अपनाते हैं। जो टपक सिंचाई पद्धति है दुनिया को, वो इजराइल की देन है। तो ऐसी चीजें आप बच्चों को कुछ नया ढूंढ के दे सकते हैं कि पानी के स्रोत तो हमारे यहाँ पे इतना है, तो कौन में बहुतायत में है, कहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो जब ज्यादा पानी होता है तो क्या परेशानी है, जब कम पानी है तो क्या परेशानी है। थोड़ा सा इनोवेटिव हो सकते हैं आप। दीपक जी आपने बताया था कि दीज और दैट का प्रयोग करने के लिए, तो आप बच्चों को बोल सकते हैं कि बच्चे अपने घर में जाए और एक जगह कुर्सी पे बैठ गए, उसके बाद कौन सी चीजें उनके नजदीक है तो वो उसका नया सेंटेंस बनाए कि दिस इज अ ग्लास, दिस इज अ टेबल, वो घर के पास जहाँ बैठा है, दिस इज अ बुक। और घर में यदि पलंग उससे दूर रखा हुआ है, कुर्सी उससे दूर रखी, तो वो उसको बनाएगा। टीवी दूर रखा है तो वो सेंटेंस बनाएगा कि दैट इज अ टीवी। वो डिफरेंस करना बच्चा खुद सीखेगा। ये प्रैक्टिकल होता है होमवर्क। हम जो देते हैं वो बच्चे कॉपी करते हैं, लेकिन उसी चीज को थोड़ा सा चेंज करके प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। अभी जैसे सावित्री जी सिंहपुर आपने बताया कि राइटिंग में प्रश्नावली दी, बहुत अच्छा है। ये सबसे बढ़िया होमवर्क है। बच्चों को आप
एक लेसन पढ़ा दिया, उसके बाद बोलिए कि कल आप लोगों की क्लास के अंदर बता दीजिए, हम 2 बच्चों के ग्रुप बनाएंगे और हर ग्रुप वाले सब लोग अपनी अपनी तरफ से जो लेसन पढ़ा है उसमें से बहुत सारे प्रश्न बना के लाएंगे और जो दूसरा ग्रुप है वो उसके आंसर देगा। तो सारे बच्चे पूरा पाठ पढ़ जाएंगे उसके लिए, क्योंकि उनको खुद को प्रश्न निकालने हैं। जब हम जवाब ढूंढने के लिए बोलते हैं तो बच्चे नहीं करेंगे, लेकिन जब प्रश्न बनाना है तो प्रश्न बनाने के लिए पूरा पाठ जरूर पढ़ेंगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि बच्चा पूरा पाठ पढ़े और उसको समझ में आ जाए। वो यदि प्रश्न लिखता है या उत्तर लिखता है, सीखना उसका मकसद है, तो वो खत्म हो सकता है। तो ये आप लोगों के होमवर्क में थोड़ा जो इनोवेशन मेरी तरफ से मुझे लगा वो मैंने आपको बताया। अभी मैं आप सबसे सुनना चाहूंगी कि मेरे इतने सारे इनोवेशन जो मैंने रचनात्मक तरीके बताए उसमें से आप अपना कैसे उपयोग करेंगे। नीरज जी, आपकी मदद चाहूंगी, आप एक एक करके सबको बुलाइए ताकि। जी बिल्कुल मैम। हाँ जी। जी सबसे पहले यहाँ पे हैंड रेस तो अनीता कुमारी जी का है, काफी समय से है। तो जी अगर अनीता कुमारी सिंह को स्टार्टअप हम आप ही से करते हैं, तो आज के सेशन में आपने अनीता जो जी का सीखा। पहला वेबिनार है नीरज जी। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। तो आज पहला वेबिनार है उनका। जी जी, चलिए हम नीचे से क्रम स्टार्ट करते हैं। तो बेबी कुमारी जी अनम्यूट करें और अपनी प्रतिक्रिया दें। जी जी बेबी। अगले क्रम में सावित्री कुमारी सिंहपुर, आप तैयार रहेंगे। मैम मेरा तो सम विषम था जो आप बताएं कार्ड वाला, जी वो हम बता सकते हैं। जो फिर एक तो या कि हम नंबर भी लिखने बोल सकते हैं कार्ड में, और जो आप बिंदु बिंदु करके नहीं दिखाएं हाँ जी, वो भी, इससे में बच्चा को गिनने में भी आसानी होगा कि जो जोड़े में होगा वो सम होगा और जो बिजोड़े में है वो विषम होगा। बिल्कुल सही है, कार्ड से बहुत भी बढ़िया। कार्ड से भी देख देख के सीख सकता है, और उसे गिनने में जोड़ा लगेगा तो उस संख्या को सम लिख देगा। और एक मेरा था या का मात्रा से शब्द, तो वैसे भी हम आ के मात्रा से शब्द बनाने दे सकते हैं कि आ के मात्रा से कौन कौन सा शब्द बनता है, या फिर फल सब्जी कुछ भी। जी जी, बहुत बढ़िया बेबी कुमारी जी, धन्यवाद। और संज्ञा वाला भी बहुत अच्छा लगा हमको जो आप बोले। उसमें जी बच्चा नाम भी सबका लिख सकता है और लिखने भी सीख जाएगा, साथ में जी, ये भी इसको पता चल जाएगा कि जिस चीज का नाम होता है वो सारा चीज संज्ञा होता है। संज्ञा होता है, बिल्कुल। जी जी सावित्री कुमारी सिंहपुर और अगले क्रम में सरिता कुमारी सिंहपुर तैयार रहेंगे। सावित्री कुमारी। जय जिनेन्द्र मैम, जय जिनेन्द्र। आज का वेबिनार हमको बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन ये रचनात्मक गृह कार्य में हमको यह समझ में आया कि संज्ञा और संज्ञा के बारे में जो बोले, बच्चे को घर के बारे, बच्चे को घर में बोलेंगे कि आपके घर में जिसका नाम है, जगह का नाम है, उसके बारे में बोलेंगे तो बच्चे अच्छे आसानी से समझ जाएंगे। और जो बोले हैं सम संख्या, बोलेंगे ये बच्चों को, ये अंगों के बारे में बोलेंगे, आँख हुआ उसका सम संख्या, और कान भी हुआ सम संख्या, और हाथ जो बोलेंगे वो भी, एक हाथ हो गया विषम संख्या, दोनों हाथ हो गया विषम संख्या, ये सम संख्या। और भी बताएं जी कि बच्चे को घर में बहुत सारे सब्जियां होते हैं, आ के मात्रा में कौन कौन से सब्जी होते हैं उसका नाम लिख के लाने के लिए, और ई की मात्रा में जो भी होता है, ये होता है या होता है, उसके बारे में फिर लिख के लाने बोले। और फिर उसके घर, बच्चे के घर में ये 2-3 अक्षर का जो भी सही सामान होगा तो उसके बारे में लिख के लाने बोलेंगे।
जी जी, बहुत बढ़िया सावित्री जी। जी, ये सरिता कुमारी सिंहपुर, आप अपनी प्रतिक्रिया देंगी और पिंकी कुमारी जी तैयार रहेंगी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम आप जैसे बोले थे कि 2-3 अक्षर वाले सब, तो हम बच्चों को बता सकते हैं कि घर में आपके आसपास में जो मतलब 2 अक्षर के नाम आते हैं, उस सभी चीजों का नाम लिख सकता है बच्चा। 3 अक्षर वाले शब्द जैसे, तो वैसे बच्चे मतलब लिख के ला सकते हैं मैम। और फिर गिनती वाला बोले थे कि गिनना मतलब जैसे कि गिनती में जैसे कितना आपके घर में कितना सामान है वो गिनना, इस तरह करके बच्चा गिन गिन के मतलब लिख सकता है, मतलब अलग तरीके से। जी जी, आप उनको बोल सकते हैं उनके पास कितने खिलौने हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, कितनी पेंसिलें हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं गिनने के लिए। जी मैम। जी जी, धन्यवाद सरिता जी। जी, पिंकी जी, आप अपनी प्रतिक्रिया देंगी और ममता जी तैयार रहेंगी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। हम बोले थे किताब पढ़ के लाने, जिसमें आपने बोला था कि उन लोग को खुद से क्वेश्चन करके लाना है, इस वजह से वो सब मतलब किताब पूरा अच्छा से पढ़। जी और फिर वही बोले थे गिनती दिए थे याद करने, तो उसमें आप बोले थे कि घर में जो जो सामान है उसे गिलास कितना है आपके घर में, और इसी तरह कटोरा कितना है, वो सब बता सकते हैं। इस तरह करके स्कूल में दे सकते हैं होमवर्क। जी, अभी मैंने बहुत सारे तरीके बताए, आप अपनी तरीके से भी तरीके जोड़ सकते हैं। आपको कोई नया आइडिया आता है तो आप वो भी उपयोग में ला सकते हैं, वो भी बता सकते हैं। जी मैम। जी, धन्यवाद पिंकी जी। जी, ये ममता कुमारी सिंहपुर और मंजू कुमारी पिपराड़ी तैयार रहेंगी। ममता कुमारी सिंहपुर। ममता जी, आप अनम्यूट करें अपने आप के लिए। ममता कुमारी सिंहपुर। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम आप आज यह सीखें गृह निर्माण में पहला 6-7 टॉपिक है। पहला टॉपिक था हमारा उपयुक्त सिद्धांत। क्या हमें पढ़ना है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, ज्यादा देना नहीं चाहिए बच्चों को, कम कम देना चाहिए ताकि बच्चे भी पढ़े और अच्छे से वो कर सके। और मैम दूसरा आप बताए थे अभिरुचि, ऐसा बच्चा जिसमें मैम खेल के द्वारा या तो कुछ जिसमें बच्चों को, जैसे हम बहुत सारा चित्र बनाए नहीं है, जैसे बच्चों को दिखाए हैं। बच्चों को अगर हम बोले कि इनमें से आप लोग जो भी बहुत सारे चित्र है उनमें से आप जो आपको अच्छा लगे वो बना के लाइएगा, ऐसे करके हम अभिरुचि उनका व्यक्त मतलब स्टूडेंट द्वारा। और एक उद्देश्य जो हम पढ़े और बच्चों से जो सीखे उसका ज्ञान लेना, वो भी ठीक है। और हार्ड वर्क मतलब मैम बच्चों को उतना ही टास्क देना चाहिए जितना वो बना के ला सके, ज्यादा नहीं देना चाहिए ताकि बच्चे वो ना कर पाए। जी। और मैम समय का पालन करना चाहिए मैम। जैसे हम अगर कुछ बनाने दिए तो वो कितना टाइम बच्चा लेता है, कितना 1 घंटा में या 5 मिनट में, कितना देर में वो मतलब पढ़ता है तो लिखता है, तो वो कितना देर में 1 पेज लिखता है, वैसे करके
और मैम हमको ये रचनात्मक देखना है कि हम उसका ज्यादा समय घर पे ना लें पढ़ाई यस के मैम लिए। मितव्ययिता का और सिद्धांत था वो। यस मैम और गृह कार्य में मैम जी लिखना पढ़ना याद करना ये सब गृह कार्य में आएगा और जी रचनात्मक ममता जी, आप गृह नोट डाउन कर रही हैं सब कुछ, और ये आप आप साथ एक साथ और लिखती हैं सब कुछ। लिखते हैं ना, जैसे मैम आप कभी कभी पॉइंट वाइज बताते हैं ना जी तो जी थोड़ा जी वो जी रिमाइंडेड हो जाता है। हम भी अगर बोलते बहुत तो अच्छी कहीं आदत है, बहुत अच्छा। कहीं कहीं गलती होता है तो आप भी बता देते हैं तो और अच्छे से हो ही जाता है। जी और एक ममता जी। रचनात्मक गृह कार्य में मैम जैसे गिनती वगैरह आता है, घर में क्या क्या है वो सब गिनती में भी आ जाएगा, वो कैसा दिखता है उसका कितना साइज है वो सब बच्चे अच्छे से भी समझ लेंगे और जल्दी कर भी लेंगे मैम। जी बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया ममता जी, बहुत थैंक यू बढ़िया, मैम। वेरी जी गुड। जी ममता जी के बाद मंजू कुमारी पिपराडी और मीना देवी बेड़ी तैयार रहेंगी। मंजू कुमारी पिपराडी। जय जिनेंद्र मैम। जी नेक्स्ट कौन है? आज हम मंजू सीखे होमवर्क के बारे में, कैसे होमवर्क देना है बच्चों को और उसके बारे में जी सीखे। इसका गृह निर्माण के बारे सिद्धांत, उपयुक्त का सिद्धांत, रुचि उपयुक्त का सिद्धांत उसको उतना ही करना देना है कि बच्चे ताकि कर सकता है, लिख सकता है और कभी मतलब याद भी रख सकता है, गिन भी सकता है, गिनती वगैरह ऐसा करके देना है उनको। फिर वो गिनती के हिसाब से उनको घर के बारे में भी बताना, उनके घर में कितना कुर्सी है, कितना खिलौना है, कितना फिर गिलास है, कितना कटोरी है, इस सब से भी बच्चा सीख सकता है गिनती। और गृह कार्य के प्रकार लिखना पढ़ना याद करना, यूनिट टेस्ट की तैयारी, प्रोजेक्ट वर्क के बारे में बताना है। जैसे किसी चीज के टुकड़ा को लेकर उसको लाना है और उसको दिखाना है, जोड़ने के बोलना है तो उसको गिनती आ जाएगा। इस जी तरह से बच्चों को बताना है होमवर्क में। और जी फिर रचनात्मक गृह जैसे वही, जैसे सब्जी वगैरह, जैसे बाजार गए हैं तो उनको बाजार कुछ लेने जा रहे हैं तो बच्चा को भी साथ ले जाना और लीटर और फिर सब्जी का कितना केजी रुपया के बारे में फिर उसको आ जाएगा। ये काउंटिंग करने के लिए, जोड़ घटाव करने के लिए जी जी ये मंजू जी, सब बहुत बढ़िया। सीखे। बहुत बढ़िया मंजू जी, धन्यवाद। जी मंजू जी के बाद मीना देवी बेड़ी और महेश मुंडा जी तैयार रहेंगे। मीना देवी बेड़ी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। आज के वेबिनार में बहुत अच्छा लगा। आज के वेबिनार में हम सीखे कि गृह कार्य के प्रकार, लिखना पढ़ना याद करना, जैसे कि बच्चा का उतना ही होमवर्क देना है कि जितना बच्चा अपना याद कर सकता है और लिख सकता है, पढ़ सकता है। ऐसा नहीं कि हम ज्यादा होमवर्क दे देते हैं तो दूसरा शिक्षक आके उसके ज्यादा होमवर्क देता है तो बच्चा जी याद नहीं कर पाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि हम कौन सब्जेक्ट का याद करें, क्या नहीं याद करें। और इसी तरह दे के बच्चा को होमवर्क देना है। और रचनात्मक गृह कार्य में है कि बच्चा को गिनती सिर्फ नहीं सिखाना है, उसको उसके अलावा घर में जितना है कि किचन में की कोई भी कटोरी गिलास, उससे गिनती सिखा सकते हैं बच्चा को जी कि ताकि बच्चा को ज्यादा याद रहे कि देख के। जी और है मैम कि जो दिखाए छोटा छोटा टुकड़ा करके सम संख्या और विषम संख्या, तो उसमें है कि
अंक लिख के या अक्षर लिख के उसमें बच्चा को बोल सकते हैं कि क्या कौन वाला सम संख्या की एक साइड रखो, एक साइड सम संख्या रखो, ताकि बच्चा जी को दिमाग में ज्यादा घुसे और ज्यादा याद हो जाए कि कौन दो है सम संख्या या विषम संख्या, उसको पता चल जाएगा। जी ऐसा करके हम बच्चा को अपना सिखा सकते हैं। जी बिल्कुल। जी मैम। और है कि बच्चों को चित्र के माध्यम से भी समझा सकते हैं बच्चा को कि कैसे चित्र बना जी के। जी जी बहुत बढ़िया मीना देवी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी महेश मुंडा जी, आप अनम्यूट करें अपने आप के लिए, महेश कुमार मुंडा। और सावित्री कुमारी जयनगर, आप तैयार रहेंगे। महेश कुमार मुंडा, अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो प्लीज आप अनम्यूट करें। जी जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। आज का जो मुख्य विषय था कि बच्चों को होमवर्क कैसे देना है। ऐसे हम लोग होमवर्क तो जैसे तैसे दे देते थे, एक ही साथ में 2-3 विषय दे देते थे। तो आपसे क्या करेंगे, कोई भी मतलब देंगे तो एक ही विषय में देंगे। जैसे पहले हम देते थे हिंदी में भी कुछ थोड़ा देते थे, इंग्लिश में भी देते थे, मैथ में कुछ बना के लाने के लिए कह देते थे। तो ऐसे सारे बच्चे नहीं बनाते थे, न बहुत छूट जाते थे। तो 1-2 बच्चे जो थे कि पूरा होमवर्क बना के लेके आता था, बाकी बच्चे बोलते थे सर मेरे पास टाइम नहीं है, तो लाइट चला गया, ये है वो है, मतलब बहुत सारे बहाना आते थे। तो आपसे हम क्या करेंगे, होमवर्क उतना ही देंगे जो कि कोई बहाना ना करे बच्चे लोग कि और उनके पास पॉइंट नहीं रहे कि ज्यादा होमवर्क सर दे दिए थे एक जी साथ में। और कभी कभार जैसे हिंदी में देते थे तो 2-3 क्वेश्चन देते थे। और बहुत बच्चे ऐसे मेरे पास आके बोलते भी थे कि सर 3 क्वेश्चन का आंसर दिए थे, उसमें से मुझे एक ही याद हुआ है। तो हम बोले क्यों, तो बोला सर 2 और नहीं याद हो पाया। तो अब से बच्चे लोग को क्या कहेंगे कि एक ही याद करके आना, या एक भी अगर कोई जी किसी क्वेश्चन का आंसर अगर 5 लाइन 6 लाइन हो गया है, तो हम उसको बोलेंगे कि 3 लाइन ही याद करके आना है, 3 लाइन हम अगले दिन याद करेंगे। तो वैसे क्या है, तो बच्चे लोग ज्यादा इंटरेस्ट भी लेगा और उनको भी अच्छा लगेगा कि नहीं जी सर आप थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं। तो आज हम यही सीखें कि बच्चों लोग को होमवर्क वही उसी हिसाब से देना है कि उन्हें भी मतलब अच्छा लगे। जी थैंक यू मैम। थैंक यू महेश जी। आपने आईक्यू टेस्ट भी बच्चों से बहुत अच्छे से करवाया था और तुरंत ही करवाया था, मैंने देखे हैं वीडियो। और बहुत सारे लोगों ने क्लास में भी आईक्यू टेस्ट करवाए बच्चों को। आप लोगों ने जो सीखा उसका बहुत अच्छा उपयोग किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई हो आपको। थैंक यू। जी सावित्री जी, सावित्री कुमारी जयनगर। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। हम गृह कार्य के बारे में सीखे, गिनती जैसे रसोई घर में बर्तन है तो बच्चों को बोलेंगे कि 6 कटोरे हैं, 4 गिलास हैं, ये सब बताएंगे। बोलेंगे कि गिलास कौन सा धातु से है, जी और मतलब पूछेंगे थाली कौन सा धातु से है। और भी सारा बर्तन है, पीतल का जैसे हो जाता है। जी और पीतल का मतलब बर्तन है, उसमें ज्यादा देर लगता है गर्म होने में। और जी स्टील का बर्तन है तो जल्दी गर्म हो जाता है। और गिनती सीखें, हाथ वाला सम संख्या विषम संख्या, उंगली एक हाथ में रख, एक हाथ को बोलेंगे कि विषम संख्या है, दोनों हाथ को बोलेंगे कि सम संख्या है। जी और हम किसी वस्तु को बोलेंगे कि ये धातु है, जैसे हो गया, ग्लास हो गया, तो बोलेंगे ये धातु है। जी
और ए भी आता है, धातु के अलावा संज्ञा भी इसे कहते हैं। जी। और समय का पालन में मतलब जैसे जब हम चाय बना रहे हैं तो बोलेंगे कितना मिनट में चाय पानी गर्म हो रहा है, चाय बन रहा है, जी। यही हम सीखें। बहुत बढ़िया सावित्री जी। थैंक यू मैम। जी मैम, सभी शिक्षक हो चुके हैं, सभी ने अपनी प्रतिक्रिया शेयर कर दी है। ठीक है। अभी जो हमारा नेक्स्ट वेबिनार है 24 तारीख को, अगले शनिवार को, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि यदि इसको हम एक दिन आगे पीछे कुछ करें तो आपको कोई परेशानी होगी? यदि एक दिन पहले हम कर लें तो कोई परेशानी है किसी को? नो मैम। सब लोग कंफर्टेबल हैं? यस मैम। यदि हम 23 तारीख को शुक्रवार को रखते हैं तो आसानी होगी आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। ठीक है। तो नीरज जी, जी मेरी रिक्वेस्ट है कि हम अगला जो वेबिनार है हम शुक्रवार को रख लें, जी, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि शनिवार को मैं थोड़ा सा टाइम नहीं, नहीं कोई दे दिक्कत पाऊंगी। नहीं, आप हमें एक मैसेज डाल दीजिएगा किस टॉपिक के, जी। हम जी, पोस्टर तो तेज सब किसी को करवा कोई देंगे। प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम कर सकते हैं दिन चेंज, है ना? जी। ठीक है। अच्छा, चलिए अब जैसा एक चीज और, नीरज जी 1 मिनट, एक चीज और कहना चाहती हूँ। हमारा जो नेक्स्ट वेबिनार है उसको मैंने सब्जेक्ट वाइज रखा हुआ है। अभी मैं आपसे चाहूंगी कि आप लोग मुझे बताइए कि आप कौन सा विषय पढ़ाते हैं और आप अपना सिलेबस जो भी लेसन्स है आगे जो आप पढ़ाने वाले हैं वो भेजिए, तो उसको और कैसे क्रिएटिव तरीके से आप पढ़ा सकते हैं तो मैं आपको उसके लिए हेल्प करूंगी। मैं नेक्स्ट वेबिनार में सिर्फ हर एक सब्जेक्ट में पर्टिकुलर, हम बहुत सारा, हम टीएलएम कर चुके हैं, हम लेसन प्लानिंग कर चुके हैं, आज हमने होमवर्क भी देख लिया, बहुत सारी चीजें देख ली और हर सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ाना उसके बहुत सारे नए तरीके बताए। लेकिन अब मैं जो लास्ट वेबिनार है, नेक्स्ट हमारा जो है वो लास्ट वेबिनार है मेरी लिस्ट में, तो उसमें आप क्या चाहते हैं? आपकी अभी इतने सब के बाद भी यदि आपको कहीं कोई परेशानी आती है आपके पर्टिकुलर आपके विषय को पढ़ाने में, तो वो मुझे लिख कर भेजिए, तो उसके क्या तरीके हो सकते हैं, हम उसको किस तरह से कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट है जो वो विषय के अनुसार रहेगा कि कौन से विषय में कौन से पर्टिकुलर टॉपिक को कैसे पढ़ाया जाए। तो मैं आपसे चाहूंगी कि आप लोग अपने जो भी परेशानियां हैं मुझे बताएं ताकि मैं उसको आपको समझा सकूं, हम उसको कर सकें। ठीक है, प्लीज मुझे चैट बॉक्स में लिख के आंसर दीजिए। नीरज जी, हमने दीपक जी से नहीं पूछा कुछ। जी, दीपक जी से पूछने वाली बात नहीं है, वो स्वयं अच्छा। ही अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। जी। दीपक जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहेंगे मैम। मैंने ट्रेनिंग भी ली है, ट्रेंड भी हूँ मैं, और सेवाकालीन प्रशिक्षण भी बहुत ज्यादा लिया है। लगभग 20 वर्षों से शिक्षण अनुभव है। जी। आज तक कार्य को जितना डीपली आप समझाए कोई नहीं समझाया था। और मैम जैसे मेरे अभी शायद 22-23 साल से ज्यादा अनुभव है। हाँ मैम, जैसे होमवर्क में जो होता है कुछ थोड़ा सा खामियां है, जो बच्चे जो नहीं बना के लाते हैं, हाँ प्रायः जी। स्कूल में देखा जाता है कि उसको डांटा जाता है या कुछ सजा दिया जाता है हल्का फुल्का, जिससे बच्चे जिस दिन होमवर्क नहीं बनाते हैं उस दिन वो स्कूल ही नहीं आते हैं। इसलिए जरा हम चाहेंगे शिक्षक लोगों से कि जिस दिन होमवर्क नहीं बना के लाते हैं उससे जानकारी लीजिए कि क्यों नहीं बना पाए, या उसको समझाइए कि बनाना चाहिए। लेकिन डांटना और मारने से वो जिस दिन होमवर्क नहीं बनाएगा उस दिन स्कूल ही नहीं आएगा। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है दीपक जी। बच्चों को डांटना तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी जरूरत है। बच्चे को डांटने की जरूरत तब पड़ती है जब उसने कुछ ऐसा काम कर दिया है जो किसी दूसरे बच्चे के लिए नुकसानदेह है। उसके अलावा उसको डांटने की कोई जरूरत नहीं, हमको उसको सिर्फ समझाना ही होता है। तो जितना भी कोशिश करें सिर्फ समझाया करिए, उनको डांटिए मत प्लीज। धन्यवाद दीपक जी।
मैं आप सबसे चाहूंगी आप लोग ग्रुप के अंदर जरूर साझा करिएगा, ताकि मैं अगले वेबिनार में आपकी जो परेशानियां हैं या आपके जो भी विषय है उसको कैसे पढ़ाया जा सके, अपने टॉपिक जरूर लिखिएगा, जो जो आप अगले पढ़ाने वाले हैं, जो भी विषय है उसके बारे में, तो मैं थोड़ा सा उसके लिए आपको ज्यादा अच्छे से समझा सकूं। जी नीरज जी। जी बिल्कुल। जैसा कि मैम ने बताया है कि विषयवार अपने जो आपको पढ़ाना है उसकी जानकारी आप अपने नाम के साथ अपने पारस विद्या योजना ग्रुप में जरूर शेयर करें, ताकि जो प्रशिक्षण सत्र है अगला 23 तारीख का वो प्रभावी रहे और आपकी समस्याओं का समाधान उसमें निहित रहे। इसी मैसेज के साथ चूंकि समय ओवर हो रहा है और सभी ने अपनी प्रस्तुतियां दी हैं, बहुत अच्छा लगा और आप सभी नियत कार्य कर ही रहे हैं, सीख रहे हैं। ऐसी शुभकामनाएं हैं संस्था की आपके लिए। और अंत में महावीर वंदना के वाचन के साथ हम आज के सत्र को यहीं पर विराम देंगे। एक बार पुनः आप सभी प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। मैम जी जी ममता जी। एक IQ टेस्ट बताए थे आप अगले अगले क्लास में, इसमें हम जी। क्लास अच्छे से नहीं कर पाए, तो ये आप इमीडिएट टेस्ट मेमोरी में आप क्या बताए थे, बैकवर्ड और फॉरवर्ड? इमीडिएट बैकवर्ड और फॉरवर्ड में ये था कि जैसे मैंने पहले 3 अंकों वाली संख्या बोली कि 579, तो जो भी टेस्ट दे रहा है उसको 579 बोलना है या लिखना है। ठीक है, बैकवर्ड में ये है कि यदि मैंने 579 बोला है तो उसको 975 बोलना है या लिखना है। तो ये फॉरवर्ड, तो इसमें इसमें इमीडिएट में पहले 2 अंकों वाली, फिर 3 अंकों वाली, फिर 4 अंकों वाली, फिर 5, ऐसे कर करके उसको 9 अंकों तक ले जाते हैं। एक के बाद एक धीरे धीरे उसका लेवल हम बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, उसके बाद घटाते जाते हैं? हाँ, नहीं घटाना नहीं है। पहले फॉरवर्ड करना है, पहले 3 अंकों वाली 2 अंकों वाली संख्या उसको फॉरवर्ड, जैसे 24 तो उन्होंने 24 बोला या लिखा, उसके बाद सपोज 579 तो उसने 579, फिर 4 5 ऐसे चलेंगे। जब ये फॉरवर्ड खत्म हो गया उसके बाद दूसरा जो चलता है तो उसमें उनको उल्टा लिखना होता है, उनको बताना है कि अब आपको बैकवर्ड लिखना है। तो उसके बाद हम बोलेंगे जैसे 61 तो उसको 16 लिखना है। उसके बाद बोलेंगे हम 392 तो उसको 293 लिखना है। ठीक है, ऐसे तो इधर 8 मतलब 2 अंकों से शुरू करके 9 अंकों तक चलेगा और यहाँ पे 2 अंकों से शुरू करके 8 अंकों तक चलेगा। ठीक है, ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। जी नीरज जी। जी बहुत अच्छा ममता जी ने अपनी जिज्ञासा जाहिर की और इसी के साथ हम पुनः प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। बोले महावीर भगवान की जय। जो मोहे माया मानि मति सर मदन मर्दन वीर हैं, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर हैं, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर हैं, वे वंदनीय जिने से तीर्थं तर स्वयं महावीर हैं। बोले महावीर भगवान की जय, पारसनाथ भगवान की जय। इसी महावीर वंदना की वाचन के साथ आज के सत्र बच्चों को गृह कार्य कैसे दें इसका हम यहीं पे समापन करते हैं और हम पुनः अगले सप्ताह शुक्रवार 23 दिसंबर को एक नए टॉपिक के साथ रूबरू होंगे। सभी के लिए जय जिनेंद्र, जय हिंद, शुभ रात्रि। जय जिनेंद्र सभी को।